Hello my dear students, this is Pankaj Rawat sir and you are watching Dex Academy YouTube channel. My dear friends, आज का ये लेक्चर हमारा बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज का ये लेक्चर है मेगा लेक्चर स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कि जो बिलोंग करते हैं स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश या फिर हिंदी मीडियम से। बिकॉज अगर आप इंग्लिश या फिर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो इसका मतलब यहां पर डेट 7 मार्च 2026 को है आपका गुजराती सेकंड लैंग्वेज सब्जेक्ट का यहां पर एग्जाम। और यहां आज का ये मेगा लेक्चर रहने वाला है 1.5 घंटे से भी ज्यादा का बिकॉज यहां पर हम अटेंड करने जा रहे हैं सेक्शन सी विभाग सी, जो कि पूरा का पूरा ग्रामर यानी कि व्याकरण पर यहां पर जो है वो बेस है। फ्रेंड्स, यहां पर हमें जो टॉपिक दिए हुए होंगे उनका नाम है कि नीचे ना प्रश्नों ना सूचना प्रमाणे उत्तर आपो। मतलब जो भी क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं वो हमें यहां पर जैसे हमें डायरेक्ट किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इसके आंसर लिखने हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क यहां पर कैरी करता है। टोटल 20 मार्क्स यहां पर फ्रेंड्स जो है वो रहने वाले हैं हमारे इस सेक्शन सी यानी कि व्याकरण या फिर हम कह सकते हैं ग्रामर सेक्शन के। फ्रेंड्स, किस तरह से यहां पर हर एक टॉपिक सॉल्व होंगे और पूरे साल अगर आपने नहीं भी यहां पर व्याकरण पढ़ा है, गुजराती सब्जेक्ट को हाथ भी नहीं लगाया है, तो भी आज का ये मेगा लेक्चर देखने के बाद आई एम डैम श्योर कि आपको हर एक टॉपिक कंसेप्चुअली यहां क्लियर हो जाएंगे। लेकिन बकायदा शर्त यहां पर यह है कि पूरे साल अगर आपने यहां गुजराती नहीं देखा है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आपको हो सकती है। स्पेशली अगर आप गुजराती मीडियम से नहीं है, गुजराती लैंग्वेज के बारे में आपको नहीं पता तो डेफिनेटली भाई यहां पर आपको प्रॉब्लम होगी। बट यहां आज के इस मेगा लेक्चर के अंदर हर एक चीज को काफी बारीकी से यहां सिखाने का और आप तक पहुंचाने का ट्राई मैंने किया हुआ है। तो हमेशा की तरह इस वीडियो को भी लाइक एंड शेयर करके बने रहेगा वीडियो में एंड तक, ताकि यहां पर बताए हुए हर एक टॉपिक के बारे में आप सभी स्टूडेंट्स को एकदम बारीकी से एंड बाय डिटेल समझ में आ सके। एंड इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप है हमारे चैनल पर न्यू एंड अभी तक चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल पर जुड़ जाइए एंड बगल में दिए हुए बेल आइकन को कर दीजिए ऑल पर सेट, ताकि इन फ्यूचर आने वाली स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड ऐसे ही इंपॉर्टेंट से वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिलते रहे। यहां ये वीडियो बना रहे हैं हम ईयर 2026 में, पर यहां इसके बाद में जितनी भी एग्जामिनेशंस आएंगी गुजराती की, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की, उनके लिए ये वीडियो हर हमेशा जो है वो काम आने ही वाला है। चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक से हमारे सेक्शन सी, जहां पर सूचना प्रमाणे उत्तर आपो। इस तरह से हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो दिए हुए होते हैं। मैंने पहले ही कहा आपको हर एक टॉपिक 1 मार्क का है। इवन आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो या फिर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, दोनों के लिए ही गुजराती सेकंड लैंग्वेज के ये टॉपिक्स समझना बेहद ज्यादा जो है वो जरूरी हो जाता है। सबसे पहला आएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 35। ये सारे 35, 36 और 37 जो टॉपिक हैं ये इंक्लूड किए जाते हैं विभक्ति में। सबसे पहला टॉपिक हम यहां पर पढ़ेंगे वो है प्रत्यय। अब प्रत्यय का मतलब क्या होता है वो जरा मैं आपको थोड़ा सा बेसिक के अंदर जो है वो समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, पहले तो हम इस प्रत्यय की डेफिनेशन को समझने का ट्राई करते हैं। तो डेफिनेशन से हमें आइडिया आ जाएगा एग्जैक्टली कि भाई ये चीज क्या है, क्या होता है ये प्रत्यय, ये हम समझ जाएंगे। हमें यहां पर लिख के दिया हुआ है कि शब्दोनी साथे जोड़ाયેલા अक्षरोने प्रत्यय कહેવામાં આવે છે। शब्दों दैट मींस वर्ड्स, वर्ड्स के साथ जो अल्फाबेट्स दैट मींस अक्षर जो है जो कनेक्टेड होते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय कौन कौन से हो सकते हैं? बोले प्रत्यय हो सकते हैं ने, थी, नु, ना, बरोबर ये वाला ना, मा, ने, शे, थी, थकी, वड़े, माथी, पर, ऊपर वगैरह वगैरह, मतलब एक्सेट्रा और भी बहुत सारे इसके अंदर आ गए। अब जैसे अपने को क्वेश्चन कैसे पूछेंगे या 35 नंबर के अंदर भाई, तो 35 नंबर में हमें क्वेश्चन पूछा गया होगा कि नीचे ना वाक्यों में योग्य प्रत्यय मूको। बराबर, अब अपने को इस तरह से मान लो वाक्य दिया हुआ है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें ब्लैंक्स मिले ही, ब्लैंक मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। हमें यही प्रिपरेशन के साथ चलना है कि भाई ब्लैंक नहीं मिलेगी, बाकी 99% के केस के अंदर ब्लैंक हमें मिलने ही वाली है। ठीक है, तो देखो भाई यहां पर क्वेश्चन इस तरह से है, मनने मन सुंदर बबड़ी। मनने मन क्या होता है भाई? मन माने मनमा सुंदर बबड़ी। तो हमने यहां पे मां एक्स्ट्रा लगाया इधर पे, ठीक है, इधर भी मन के बाद हमने मां एक्स्ट्रा लगाया।
तो ये जो एक्स्ट्रा दो अल्फाबेट्स हमने लगाए, एक्स्ट्रा दो जो यहां पर हमने अक्षर लगाए, दैट इज कॉल्ड प्रत्यय। क्या बोलेंगे इसको हम? प्रत्यय बोलेंगे। देन हेमचंद्र प्रवास खूब रस હતો। हेमचंद्र प्रवास खूब रस હતો क्या होता है भाई? हेमचंद्र ने प्रवास में खूब रस હતો, तो हेमचंद्र ने प्रवास में, तो ये ने और मां ये दोनों क्या बोला जाएगा? यहां पर प्रत्यय बोला जाएगा। ठीक है। अब देखो थर्ड नंबर, मारो धंधो धीरधार નથી જમાડવા છે। મારો ધંધો ધીર ધારનો નથી, જમાડવાનો છે। बरोबर, तो ये नो और नो दो बार आया, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड प्रत्यय। चलो आगे बात करते हैं थोड़े से और एग्जांपल की प्रत्यय में। जैसे कि फोर्थ नंबर है, मारे तो साचा पुरुष મળવું છે। मारे तो साचा पुरुष મળવું अधूरा लग रहा है, इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। हमने ऐड किया ने, मारे तो साचा पुरुष ने મળવું છે, तो ये ने इज कॉल्ड प्रत्यय। मारे पैसा શું કામ? सेट इन योर बेटा सेंटेंस, तो हम यहां लगाएंगे मारे पैसा नु શું કામ, तो ये नु प्रत्यय हो गया। रेडी? तो ये बेटा फर्स्ट टॉपिक यहां क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रत्यय। क्या पढ़ा आपने? शब्दों સાથે જોડાયેલા અક્ષરોને પ્રત્યય કહે છે। બરાબર, વધારાના જોડાયેલા શબ્દો જે હોય એને પ્રત્યય કહેવાય। दूसरी डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हैं हम કે જ્યારે પણ વાક્ય બંધ બેસતું ના હોય તો વાક્યને બંધ બેસાડવા માટે, વાક્યને યોગ્ય રીતે લખવા માટે જે અક્ષર વધારાનો, જે આલ્ફાબેટ વધારાનો મૂકવામાં આવે એને શું કહેવામાં આવે? પ્રત્યય કહેવામાં આવે। रेडी? चलो बिल्कुल એવું જ છે અહીંયા 36 बराबर। 36 नंबर का क्वेश्चन है प्रत्यय की तरफ, दैट इज कॉल्ड नाम योगी। ये भी विभक्ति का ही एक टाइप है। अब नाम योगी क्या होता है, इसके लिए भी हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से जो है ये केस हमें समझ में आ पाएगा। देखो क्या लिखा हुआ भाई यहाँ पे, अमुक वार आपेला वाक्यो बंध बेसता ना हो त्यारे तेनी साथे अमुक वधाराना शब्दों जोड़वामां आवे छे। बराबर, जब सेंटेंस अपना प्रॉपरली सेट ना हो रहा हो तो उसके साथ हम कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स को, उस टाइम पे अल्फाबेट था, अक्षर थे, दैट इज अल्फाबेट, अक्षर। अल्फाबेट या अक्षर हो तो उसे हम प्रत्यय बोलेंगे, लेकिन जब पूरा का पूरा वर्ड आएगा, शब्द आएगा, दैट इज कॉल्ड नाम योगी। अब नाम योगी कौन कौन से हो सकते हैं? बोले वड़े, थकी, माटे, सारू, काजे, द्वारा, विषे, लीधे, प्रमाणे, कारणे, आगळ, पाछळ, ऊपर, नीचे, साथे, तरफ, आंतर, समीप, तरीके वगैरह बहुत सारे इसके अंदर आ गए। चलो कैसा क्वेश्चन यहां में पूछा जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर नीचेना वाक्यों नाम योगी मूको। શું મૂકો? नाम योगी। मंदिरनी एक नानकड़ो बगीचो, जो सेंटेंस हमें इनकम्प्लीट लग रहा है, ठीक है, जब भी सेंटेंस हमें इनकम्प्लीट लगेगा तो वहां कुछ एक्स्ट्रा वर्ड लगाना पड़ेगा। हम लिख सकते हैं मंदिरनी आगड़ एक नानकड़ो बगीचो है। कोई बोले सर अगर मुझे ऐसा लिखना हो कि भाई आगड़ ना लिखना, उस जगह लिखना हो कि मंदिरनी पासे एक नानकड़ो बगीचो, जो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे भी लिख सकते हो। कोई बोले सर आगड़ की जगह पाछड़ लिखना हो तो यस बिल्कुल, मंदिरनी पाछड़ एक नानकड़ो बगीचो है। आ गया समझ में? नाम योगी बेटा ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि आप वही वर्ड को लिखोगे जो आप पढ़ के गए हो, उससे रिलेटेड आप उससे बंद बैसता कोई भी वर्ड जो है यहां लिख सकते हो। बोलो रेडी? ध्वनि ने रामुनी आंखमा घेन हतु। बराबर, अब इसके अंदर जो है वो हमें योग्य नाम योगी लगाना है, तो क्या लगा सकते हैं हम? ध्वनि ने कारणे रामुनी आंखमा घेन हतु, या ऐसा भी मैं बोल सकता हूं ध्वनि ने लीधे रामुनी आंखमा घेन हतु, तो ये हो जाएगा इसका नाम योगी सॉल्व। बराबर, ये रहा ध्वनि ने कारणे रामुनी आंखमा घेन हतु। चलो उसके बाद तू मारा शू लावीस। बरोबर, तू मारा शू लावीस इज लुकिंग लाइक इनकम्प्लीट, तो हम लिख सकते हैं तू मारा माटे शू लावीस, तो ये माटे क्या हो गया? नाम योगी हो गया। चलो वापस रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में हमने ये पढ़ा कि अगर कहीं पर हमें अक्षर रखना पड़े, दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट रखना पड़े, तो उसे हम बोलते हैं प्रत्यय। और क्वेश्चन नंबर 36 में हमने पढ़ा कि अगर हमें वहां पर कोई शब्द रखना पड़े, हमें वहां पर वर्ड रखना पड़े, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नाम योगी। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 ऐसा क्वेश्चन है जहां पर जो दो आपने पढ़ा ऊपर, वो दोनों को अपने को कंबाइन कर देना है, साथ में लिखना है, दैट इज कॉल्ड प्रत्यय अने नाम योगी। ये भी विभक्ति का ही टाइप है। बराबर, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड विभक्ति। तो प्रत्यय और नाम योगी दोनों को एक साथ रखना पड़ता है। रूल अभी आपने थोड़ी देर पहले ही समझे कि ये सारे के सारे क्या है भाई? ये सारे यहां पर प्रत्यय है, और ये जो दिए हुए हैं यहां पर, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे हैं नाम योगी। जब दोनों को एक साथ रखना पड़े तो वो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 37 में, दैट इज कॉल्ड प्रत्यय अने नाम योगी। चलो देख लेते हैं, यहां पर ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। 3 मार्क रोकड़े अपने को ये विभक्ति में से भाई यहां मिल जाते हैं, ठीक है, कैश मार्क से हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। चलो क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला लिखा है
गोविंद सौ उभा हता। देखने में लग रहा है कि भाई यहां पर ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तो हम यहां क्या रखेंगे, गोविंद नी। तो नी हमारे लिए क्या है, नी इज कॉल्ड प्रत्यय। पासे, पासे हमने वर्ड लगाया, वो क्या है हमारा यहां पर नाम योगी। बोलो रेडी। तो गोविंद सौ उभा था, उसकी जगह हम लिखेंगे गोविंद नी पासे सौ उभा था। नी हमारा प्रत्यय, पासे हमारा क्या है भाई, नाम योगी है। सेकंड देखो, मोहन श्री कृष्ण पोतानी वेदना ठालवी। मोहन ने श्री कृष्ण समीप पोतानी वेदना ठालवी। यहां पर एक अल्फाबेट लगाया मैंने, तो दैट इज कॉल्ड प्रत्यय, और जो समीप मैंने पूरा वर्ड लगाया इट इज कॉल्ड नाम योगी। चलो एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मारा मन तमारी सी असर था से तमारा दिलवाद। तो मारा मन ऊपर, ऊपर इज व्हाट, ऊपर इज वर्ड, वर्ड है तो क्या होगा, नाम योगी। मारा मन ऊपर सी असर था से तमारा दिलनी वात नी। तो दो बार नी आया, नी इज व्हाट, नी इज कॉल्ड प्रत्यय। बोलो रेडी। चलो 35 नंबर प्रत्यय, 36 नंबर नाम योगी, 37 नंबर नाम योगी एंड प्रत्यय बोथ। ठीक है, तो ये हुआ भाई सेक्शन सी हमारे व्याकरण विभाग का सबसे पहला क्वेश्चन, जो हमने यहां पर सीखा है विभक्ति का। विभक्ति में 3 चीजें हमने सीखी, प्रत्यय, नाम योगी और प्रत्यय नाम योगी दोनों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है यहां पर भाई क्वेश्चन नंबर 38, और ये है योग्य विराम चिन्ह वाला हमारा यहां पर टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है विराम चिन्हों। अब विराम चिन्हों के लिए डिफरेंट टाइप के विराम चिन्ह है। वैसे तो गुजराती व्याकरण में विराम चिन्ह बहुत सारे टाइप के होते हैं, पर अपने सारे टाइप के नहीं, अपने को उतने ही टाइप समझने हैं जितने टाइप्स जो है भाई वो अपने लिए यहां जरूरी है। पहला आता है यहां पर पूर्ण विराम, जिसको अपने लोग जो है वो फुल स्टॉप बोलते हैं। फुल स्टॉप का यूज करना है हमें, तो लिखा हुआ है वाक्य पूरू थाय त्यारे वपराय छे। मतलब हमारा यहां पर जब वाक्य हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा उस टाइम पर भाई यहां पर हम फुल स्टॉप का यानी कि पूर्ण विराम का उपयोग करेंगे। उदाहरण देख लेते हैं, विद्यार्थियों शांति थी भणी रहा छे। बराबर, तो यहां 6 के बाद ये वाक्य कंप्लीट हो रहा है, तो हमने यहां पर फुल स्टॉप रखा हुआ है। चलो नेक्स्ट जाते हैं अल्प विराम, जिसे हम कॉमा बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। अल्प विराम किस लिए, टूंका विराम माटे। एक वाक्य है पूरा, उस वाक्य के अंदर मान लो तुम्हें यहां पर जो है वो बीच में कोई ब्रेक लेने का, कोई विराम लेने का है, तो ऐसे टाइम पे अपन अल्प विराम यानी कि कॉमा का यूज करेंगे। उदाहरण देखो, बाजार माथी बटाका, डोंगरी, टामेटा अने मरचा लावजो। तो अलग अलग जब वेजिटेबल्स की बात की तो बीच बीच में जो है वो ब्रेक आ रहा है, जैसे कि बटाका। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बटाका के बाद कॉमा किया, उसके बाद में डूंगरी, डूंगरी के बाद कॉमा किया हमने, फिर टामेटा, टामेटा के बाद सीधा मरचा है, तो लास्ट में हमने अने लगा दिया। कहने का मतलब जब भी सेंटेंस के बीच में ब्रेक आएगा, सेंटेंस के बीच में विराम आएगा, तो हमें किसका यूज करना है भाई, यहाँ पर अल्प विराम का यानी कि कॉमा का यूज करना है। देन आफ्टर आता है भाई यहाँ पे अर्धविराम। अब अर्धविराम का साइन दिखना कैसा है, यहाँ पे ऊपर फुल स्टॉप है और नीचे कॉमा है। इसका मतलब ये अल्प विराम पछी અને पूर्ण विराम पहला वापरवामा आवे छे। बराबर है, जब भी अपना जो सेंटेंस है वो बीच में ब्रेक हो रहा हो तो अल्प विराम के बाद में यानी कि कॉमा के बाद में और फुल स्टॉप, अपना सेंटेंस कंप्लीट हो उसके पहले इसका यूज करना है। एग्जांपल देखो, आळस जीवता माणसनी कबर छे, परिश्रम ज साचो पारसमणी छे। तो देखो यहाँ ब्रेक आया था, आळस जीवता माणसनी कबर छे, ब्रेक आया, उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप है यानी कि वाक्य अपना कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो आळस जीवता माणसनी कबर छे, यहाँ पर देखो भाई अपने ने क्या रखा है यहाँ, तो अर्ध विराम रखा। बोलो रेडी, चलो नेक्स्ट। उसके बाद में आता है गुरु विराम। गुरु विराम को जो है वो हम यहाँ पर डबल डॉट से यहाँ पर बताते हैं। तो उदाहरणों आपता पहला अथवा कोई व्यक्ति कहीं बोले छे तेवी स्थिति दर्शाववा माटे वपराय छे। जैसे किसी पर्सन ने कुछ कहा, बराबर है कि भाई रामू, तो हम ऐसा लिखते हैं इंग्लिश में रामू सेज, बरोबर, रामू बोले छे। तो ऐसा कोई व्यक्ति बोल रहा हो वो दिखाने के लिए या किसी एग्जाम्पल के लिए भी हम इसका यूज करेंगे गुरु विराम का यानी डबल डॉट का। एग्जाम्पल देखो, शिक्षके कह્યું, कौन बोल रहा है यहाँ पे, टीचर, शिक्षक, शिक्षके કહ્યું, डबल डॉट आया, यहाँ पे गुरु विराम आया, બધા પોતપોતાની ચોપડી કાઢ। रेडी, वाक्य कंप्लीट हुआ, वहां पे क्या रख दिया हमने, यहाँ पे फुल स्टॉप रख दिया है। देन आफ्टर प्रश्नार्थ चिन्ह, वाक्य में प्रश्न पूछता समय वापरवामा आवे। क्वेश्चन पूछ रहे हो हम सेंटेंस में, तब हम यूज करेंगे यहाँ पर किसका, प्रश्नार्थ चिन्ह का। जैसे देखो, तमे अत्यारे कया धोरणमां भणो छो, प्रश्न आया तो पीछे क्या आया भाई, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया। फिर वैसा ही आता है यहाँ पर उद्गार चिन्ह। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क, ये एक्सक्लेमेशन मार्क। उद्गार चिन्ह यानी क्या, आश्चर्य दर्शावतुं वाक्य होय अथवा लागणी यानी इमोशंस जब बताने हो किसी भी सेंटेंस में, तब हम इसका यूज करते हैं। जैसे वाह क्या हुआ, यहाँ पे कुछ आश्चर्यजनक, कुछ एक्सक्लेमेशन आया, तो हमने वाह के बाद यहाँ पर एक्सक्लेमेशन लगाया, उद्गार चिन्ह लगाया। કેટલું સુંદર દ્રશ્ય છે, तो सुंदर हमारे अंदर के निकलते हुए इमोशंस, हमारी लागणी हुई। ठीक है,
तो કેટલું સુંદર દ્રશ્ય છે यहाँ पर हो जाएगा वापस से क्या अपना एक्सक्लेमेशन मार्क उद्गार चिन्ह। फिर क्या है लास्ट में यहाँ पे देखो लघु रेखा, गुरु रेखा भी आती है पर गुरु रेखा जनरली हमारे इंग्लिश में नहीं देखने मिलती है, हमें तो हम लोग लघु रेखा ही सीख रहे हैं। गुरु रेखा जो है वो डैश थोड़ा सा बड़ा हो जाता है यहाँ पे। બે શબ્દોને જોડવા માટે એક જેવા એક समान બે शब्दों હોય, एक जैसे दो अगर वर्ड्स हैं तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम जो है इसका इस्तेमाल करेंगे लघु रेखा का यानी डैश का। જેમ કે माता पिता, तो माता और पिता बरोबर। मैं ऐसा लिखूं रात दिवस, तो रात दिवस बरोबर। तो ऐसे कोई भी टाइप के वर्ड से इन्हें कनेक्ट करने के लिए हम लघु रेखा का इस्तेमाल करेंगे। चलो अब हमें यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारी एग्जामिनेशन के अंदर हमारे गुजराती व्याकरण। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, जहां पे हमें बोला जाता है कि योग्य विराम चिन्ह मूकीने वाक्य फरीथी लखो। बराबर। अब विराम चिन्ह रख के अपने को वाक्य रखने का बोला हुआ होता है। मैंने बताया यहाँ पे कौन से नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है यहाँ पर, जिसके अंदर विराम चिन्ह रखने के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 में ये देखने मिलेगा। चलो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, तो ज्यादा डिटेल में अपने को समझ में आ पाएगा। પ્રભાશંકરે વાર્તા શરૂ કરી ઘણા વર્ષ પહેલાની વાત છે। પ્રભાશંકરે વાર્તા શરૂ કરી, प्रभाशंकर कुछ बोल रहा है, प्रभाशंकर ने वार्ता शुरू की है, तो क्या आएगा यहाँ पर बोलो, डबल डॉट आ जाएंगे। ठीक है, घना वर्ष पहलानी बात छे, घना वर्ष पहलानी बात छे, बात अभी भी कंटिन्यू है। जब भी कंटिन्यू हो बेटा तो यहाँ पर जो है वो हम 3 डॉट रख देंगे। ठीक है, यानी ये बात अभी भी कंटिन्यू चल रही है। फिर चढ़ती पड़ती तो कोना जीवन में नहीं आवती, चढ़ती पड़ती तो के बाद ब्रेक आ रहा है, ब्रेक आ रहा हो तो क्या होगा भाई यहाँ पर कॉमा होगा। कोना जीवन में नहीं आवती, लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया तो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। देन एमनाथी बोलाई गયું, आना करता तो जुवानी नहीं होय ते सारू, तो एमनाथी बोलाई गયું, वापस से क्या आया बीच में वाक्य में विराम, विराम यानी क्या आया, ब्रेक आया, तो बोलाई गયું, आना करता तो जुवानी नहीं होय ते सारू। बराबर। अब देखो यहाँ पर वाक्य के अंदर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर डैश भी हम रख सकते हैं। ठीक है, वाक्य में कुछ हाईलाइट हो रहा हो, कुछ अलग सा जब वाक्य के अंदर आ रहा हो तो अपन सिंगल डॉट रखेंगे, इसे एक बड़ा अवतरण चिन्ह बोलते हैं। और जब ज्यादा डिटेल में बात हो तो हम बेवड़ा यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा रखेंगे, इसे बेवड़ा अवतरण चिन्ह भी बोला जाता है। चलो उसके बाद 4th नंबर का यहां पर देखते हैं क्या है, मनुए पूछ्यू पछी, बरोबर, मनुए पूछ्यू पछी। तो देखो मनुए पूछ्यू, वापस से कोई पर्सन कुछ बोल रहा है, जब बोल रहा हो तो क्या बोला हमने, यहाँ पर गुरु चिन्ह बोला, डबल डॉट बोला। पछी में देखो यहां पर हमने एक बड़ा अवतरण चिन्ह लगाए और पीछे क्या लगा दिया, यहां पर क्वेश्चन। ये सारे हमारे वही हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक के चैप्टर से या फिर काव्य से रिलेटेड है। फिर देखो दिकराए पूछ्यू कौन से हमारी, ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, हमारी एग्जामिनेशन के लिए, इस साल की एग्जामिनेशन के लिए कि भाई दिकराए पूछ्यू, पूछ्यू तो वापस से क्या है, गुरु चिन्ह आएगा, यहाँ पे श्रेड आएगा। चलो कौन से मारी स्पेशल है तो यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा रखेंगे और कौन से क्वेश्चन मार्क है तो पीछे क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। देन आफ्टर मामानी पार्टी अली बख्श एंड पार्टी कहवाती, तो मामानी पार्टी अली बख्श एंड, यहां पर हमें कुछ स्पेशल दिया गया है तो अली बख्श एंड पार्टी कहवाती, लास्ट में फुल स्टॉप। चलो आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पे क्या है, जरा उतावड़े जવું છે પછીથી આવીશ હું જાઉં છું અખાભાઈ, जरा उतावड़े जવું છે, उसके बाद क्या आ जाएगा कॉमा, पछीથી आवीश હું जाऊं છું, फिर से यहाँ पे स्टॉप आया। ठीक है, तो कॉमा अखा भाई, आश्चर्यचकित वाक्य है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन है तो एक्सक्लेमेशन मार्क के यानी कि उद्गार चिन्ह रख देंगे। 8वां, आप अमुक मिजाजમાં हो ત્યારે જ સારું બજાવી શકો છો કે ગમે ત્યારે, तो आप अमुक मिजाजમાં हो ત્યારે જ સારું બજાવી શકો છો કે ગમે ત્યારે, लास्ट में क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर एक बड़ा अवतरण चिन्ह हम रख देंगे। ये कौन से टाइप का सेंटेंस है भाई, तो इसको खास समझने की कोशिश करना। ये वो वाले सेंटेंसेस अपने को दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 38 में जिसके अंदर विराम चिन्ह रखने हैं। अब 39 में वापस से अपने को 1 मार्क के अंदर पूछा जाता है जिसके अंदर पहले से ही विराम चिन्ह रखे हुए हैं। एक में अपने को खुद विराम चिन्ह रखने हैं और एक में विराम चिन्ह पहले से रखे हुए हैं और उसको अपने को जो है वो सुधारना है। कौन से नंबर का क्वेश्चन है, 39 नंबर का क्वेश्चन। तो 39 नंबर का क्वेश्चन यहां पर है भाई अपने पास सेक्शन सी का कि विराम चिन्हों सुधारीने फरीथी वाक्य लखो। अहीं गंदगी करवी नहीं, तो यहां कॉमा है, करनार ने दंड थશે, तो एक्चुअली में कॉमा यहां नहीं आना चाहिए, स्टॉप कहां आ रहा है, अहीं गंदगी करवी नहीं, करनार ने दंड थશે, तो कॉमा यहां गलत रखा हुआ है, अपने को कहां रखना था, नहीं के बाद, तो नहीं के बाद कॉमा रख दिया, करनार ने दंड थશે, वाक्य कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पे फुल स्टॉप, तो बरोबर है। बोलो रेडी, पहले से विराम चिन्ह रखा हुआ है पर कहां रखा हुआ है, गलत जगह पे। जो भी मार्किंग्स रखे हैं, पंक्चुएशंस रखे हुए, पंक्चुएशंस गलत जगह पे है
तो भाई यहां पर इस तरह से हो जाएगा। चलो, परमेश्वर पासेथी એ કંઈક લઈને આવ્યા હશે નહીં, તો આ વિદ્યામાં એમના જેટલું પારંગત કોઈ હોઈ શકે નહીં। તો देखो, परमेश्वर पासेथी એ કંઈક લઈને આવ્યા હશે, हसे के बाद यहां पर बीच में अपने को क्या आ रहा है, ब्रेक आ रहा है, तो कॉमा इधर पे आएगा ना कि नहीं के बाद। नहीं तो आ विद्याમાં એમના જેટલું पारंगत कोई હોઈ શકે નહીં। लास्ट में हो गया फुल स्टॉप। देखो, ज्यादातर अपने को जो सेंटेंसेस देखने मिल रहे हैं वो जनरली कॉमा वाले ही है। कॉमा जो है वो थोड़ा सा आगे रखा हुआ है, अपने को योग्य जगह पर जो है वो कॉमा यहां पर सेट करना है। चलो, थर्ड नंबर देखो, कचवाता मने शरत, शरत के बाद कॉमा है, बराबर। कचवाता मने, यहां पर अपने को यहां जो है वो ब्रेक होता हुआ लग रहा है, तो कचवाता मने शरत अतिथि भाग आप ही दी दो। देखो, यहां पर अगर आप देखो तो ज्यादातर सेंटेंसेस कैसे हैं, कॉमा वाले हैं। बस कॉमा जो है बेटा वो कहीं ना कहीं आगे या पीछे रखे हुए हैं और अपने को उन्हीं कॉमास को सेट करना है। तो ये हो गया विराम चिन्हों ने सुधारीने वाक्य फरीथी लखो। फिर देखो, कई नहीं ए तो सेठने कंठी घणी गमी तेथी गमी गई तेथी कहे छे। तो कई नहीं के बाद यहां पर ब्रेक आ रहा है, तो कई नहीं ए तो सेठने कंठी घणी गमी गई तेथी कहे छे। तो यहां पे क्या हो गया, फुल स्टॉप हो गया अपना। फिर अत्यारे हूं तारो दीकरो नथी, तू मारो बाप नहीं। अत्यारे हूं तारो दीकरो नथी, ब्रेक यहां पे हो रहा है भाई, ये एक इंपॉर्टेंट बनेगा यहां पे हमारे लिए। अत्यारे हूं तारो दीकरो नथी, बीच में वाक्य ब्रेक हुआ, तू मारो बाप नहीं, तो यहां फुल स्टॉप हो गया। फिर देखो आगे, तेने जमणा हाथे पड़ी जवाने कारणे वाग्यु हतुं। देखो, वाक्य ब्रेक कहां से हो रहा समझना। तेने जमणा हाथे पड़ी जवाने कारणे, तो तेने जमणा हाथे, यहां पे वाक्य ब्रेक हुआ, पड़ी जवाने कारणे वाग्यु हतुं। आते केवी नवाई, વાત આવા રૂપાળા કુંવરને જોઈને ખુશ થવાને બદલે રાજા રાણી આંસુ પાડે। તો देखो, आते केवी नवाईनी વાત, क्वेश्चन मार्क यहां की जगह का आना चाहिए बात के बाद में। आते केवी नवाईनी વાત આવા રૂપાળા કુંવરને જોઈને खुश થવાને बदले राजा राणी आंसू पाड़े। पाड़े क्वेश्चन मार्क क्या नहीं है, यहां सीधा क्या आ रहा है, फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस तरह से भाई विराम चिन्ह अगर रखे हुए हो तो रखे हुए विराम चिन्हों को सुधारना, एक क्वेश्चन ये आ सकता है। और दूसरा मैंने बोला यहां पर, ठीक है, कि पहले से ही अपने को पंक्चुएशंस नहीं दिए हुए तो वो रखने का। 38 नंबर का क्वेश्चन जहां पर पंक्चुएशंस यानी विराम चिन्ह रखने हैं अपने को, और 39 नंबर का क्या है भाई, जहां पर विराम चिन्ह नहीं दिए हुए, मतलब दिए हुए हैं ऑलरेडी, उनको अपने को सुधारना यानी करेक्शन करके रखना है। बोलो रेडी। तो ये हो जाता है डिटेल में अपना कौन सा वाला टॉपिक भाई, यहां पर ये हो जाता है अपना पंक्चुएशन वाला, ठीक है, विराम चिन्हों रखने वाला यहां पर। तो अब विराम चिन्हों के साथ 5 मार्क के टॉपिक हमने कंप्लीट किए। अब बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो है यहां पर वाक्य से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर समझना हो भाई ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 40 से लेके 44, क्वेश्चन नंबर 40 से लेके क्वेश्चन नंबर 44, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वाक्य से रिलेटेड यहां पर हमें क्वेश्चन देखने मिलते हैं। सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन नंबर 40 भाई हमें यहां पर देखने मिलता है कि योग्य संयोजकों उपयोग करीने सादा वाक्यों ने जोड़ो। सबसे पहले मैं पहला संयोजक क्या होता है, संयोजक का मतलब समझना भाई। संयोजक यानी कि बे वाक्यों ने अथवा बे जुदा जुदा वाक्यों ने जोड़वा माटे वपरातो शब्द એટલે संयोजक। इसके लिए हमेशा मैं इंग्लिश का एक छोटा सा फॉर्मूला याद करने की बात करता हूं, दैट इज कॉल्ड फैन बॉयज। फैन बॉयज का मतलब क्या, तो आप लोग बचपन से यहां पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो आपको पता है फैन बॉयज में फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो, इस तरह से इसे जो है वो लिखा जाता है। अब ध्यान से यहां पर समझना भाई कि सबसे पहले फॉर, ठीक है, फॉर का मतलब होता है गुजराती में तेथी, ठीक है, एंड का मतलब होता है अने, नॉर, नॉर का मतलब होता है आ पण नहीं, बट का मतलब होता है पण, और का मतलब अथवा, येट, येट का भी मतलब होता है तेथी या फिर आथी, और सो का मतलब भी है यहां पर तेथी। ये सारे के सारे संयोजक क्या है भाई, ये सारे के सारे संयोजक। इन संयोजक से रिलेटेड क्वेश्चन अपने को क्वेश्चन नंबर 40 एंड क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर जो है भाई यहां पर पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर मान लो यहां पर जो है वो अपने को दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई अहीं आवाज करवो, सॉरी, कुआमा सरवाणी ज नथी पानी क्यांथी आवे। फॉर एग्जाम्पल अपने को लिख के दिया है कुआमा सरवाणी ज नथी, ये पहला वाक्य हुआ, और पानी
क्याथी आवे। ठीक है, अब अपने को इसको योग्य संयोजक के साथ जो है वो जोड़ना पड़ेगा। तो कि कुआं सरवाणी ज नथी तो भी लिख सकते हैं तेथी, बरोबर, तेथी पानी क्यांथी आवे, ऐसा भी हो सकता है, बरोबर। तो पछी भी आ सकता है, तो पछी पानी क्यांथी आवे, बराबर। ये सारे संयोजक है। दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने के लिए जो कुछ भी हम इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, संयोजक। चलो एक दो एग्जांपल्स को और यहां पर समझते हैं ध्यान से। जैसे मान लो कि लिखा हो कि हूं शिक्षक छू, मारो भाई शिक्षक छे। हूं शिक्षक छू, मारो भाई शिक्षक छे। तो यहां लिख सकते हैं हम हूं अने मारो भाई शिक्षक छीए अथवा शिक्षको छीए। रेडी। तो अने आया, अने क्या हुआ यहां पे मेरा संयोजक। चलो थोड़ा सा अब हम इन वाक्यों के अंदर भी सीखते जाते हैं तो और डिटेल में ये चीज के बारे में हमें जो है वो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 40, 41 दोनों संयोजक से रिलेटेड है। ठीक है, जिसे हम कंजंक्शन बोलते हैं। सबसे पहले मैं वाक्य के अंदर समझाता हूं आपको। भाषाने व्यक्त करतो महत्वनो एकम એટલે વાક્ય। વાક્ય એટલે શું? ભાષાને વ્યક્ત કરે છે એને આપણે વાક્ય કહીએ। ધ્વનિ અથવા વર્ણ જોડાઈને શબ્દ બને છે। શબ્દને પ્રત્યય સાથે જોડીને તેમાંથી પદ બનાવાય છે। એક કે વધારે પદો ભેગા થઈને વાક્ય બને છે। વાક્ય દ્વારા આપણે સામેની વ્યક્તિને વ્યવસ્થિત રીતે સમજાવી શકાય છે। શબ્દો વડે સમજાવી નથી શકાતા। જેમ કે નાનું છોકરું હોય, નાનું છોકરું કોઈકને એવું કહે કે મમ્મી પાણી પીવું, તો આ અલગ અલગ શબ્દો થયા। પણ આપણે હોઈએ તો આપણે સીધું કહી શકીએ કે મમ્મી મારે પાણી પીવું છે। તો આ શું બન્યું આખું વાક્ય। વાક્ય દ્વારા આપણે જે છે તે વ્યવસ્થિત રીતે આપણી વાતને સમજાવી શકીએ। હવે વાક્યના પ્રકારો જુઓ ભાઈ। ક્વેશ્ચન નંબર 42, ક્વેશ્ચન નંબર 43 અને ક્વેશ્ચન નંબર 44 સમજો ધ્યાનથી। ક્વેશ્ચન નંબર 42, 43, 44 આ ત્રણ પ્રકારના વાક્યો આવશે। સૌથી પહેલા સાદું વાક્ય ક્વેશ્ચન નંબર 42, ત્યારબાદ સંયુક્ત વાક્ય ક્વેશ્ચન નંબર 43 અને ત્યારબાદ સંકુલ વાક્ય ક્વેશ્ચન નંબર 44। બરાબર છે। ત્રણ અલગ અલગ રીતના વાક્યો આવે। સૌથી પહેલા ભાઈ આપણે શીખીએ સાદું વાક્ય। જે વાક્યમાં એક ક્રિયાપદ કે કર્તા અને કર્તા વિશે કહેવાયું હોય તેવા વાક્યને સાદું वाक्य કહેવાય। इंग्लिश में हम पढ़ते हैं पता है सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल यानी सादू वाक्य। वहां पे हमने क्या पढ़ा हुआ है इंग्लिश के अंदर, सिंपल सेंटेंस के अंदर हम वन सब्जेक्ट प्लस वन वर्ब लेते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। कौन सा क्लॉज होता है भाई? इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसा क्लॉज है जिसको अपने आप में किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं है। तो साधु वाक्य भी ऐसा ही है। एक कर्ता यानी एक सब्जेक्ट होगा और उसी कर्ता के बारे में यानी उसी सब्जेक्ट के बारे में बात बोली गई होगी। जैसे वरसाद वर्षे छे, आ वाक्यमां वरसाद कर्ता छे, बाकीनुं कर्ता विषय कहेवाय छे। वरसाद शुं थाय छे? वर्षे छे, तो एना विषय वात थई। रेडी? चलो एवी रीते जुओ भाई आगळ। मानी लो कि भाई आपणे कहेवामां आवे के संयुक्त वाक्य, तो के संयुक्त वाक्य शुं छे? संयोजक थी जोड़ाયેલા વાક્યને સંયુક્ત વાક્ય કહે છે। સંયોજક થી જોડાયેલા વાક્યને શું કહેવાય છે? સંયુક્ત વાક્ય। હવે સંયોજક જુઓ ભાઈ, સંયુક્ત વાક્યમાં બે વાક્યો વચ્ચે શરત, વિરોધ, વિકલ્પ, પર્યાય, કાર્ય, કારણનો સંબંધ જોવા મળે। જુઓ કયા કયા સંયોજક હોય સંયુક્ત વાક્યમાં? સંયુક્ત એટલે कंपाउंड सेंटेंस। संयुक्त એટલે કયું? कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस हुआ एक तरह का। देखो આની અંદર કે, ને, અને, તો, એટલે, માટે, તેથી, કેમ કે, કારણ કે, પણ, તો પણ, છતાં પણ, તેમ છતાં, અથવા, તો, કાં તો વગેરે જેવા આપણને અહીંયા સંયોજકો જોવા મળે। બરાબર છે। આ જ વસ્તુ આપણા ક્વેશ્ચન નંબર 40 અને 41 માટે પણ કામ આવે। શેના માટે? ક્વેશ્ચન નંબર 40 અને ક્વેશ્ચન નંબર 41 આ બંને માટે આની આ જ વસ્તુ આપણી કામ પર આવી જાય। રમેશને રજા પડી એટલે તે ઘેર આવ્યો। હવે આમાં જુઓ બંને इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट क्लॉज। हमारे कंपाउंड का रूल है, कंपाउंड में बीच में कंजक्शन होता है और दोनों के दोनों सेंटेंसेस जो होते हैं, सेंटेंसेस के अलग अलग पार्ट दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट। जो रमेश ने रजा पड़ी, बोलो सेंटेंस कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? कंप्लीट है। कंप्लीट तो कौन सा क्लॉज हुआ? इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। ते घर આવ્યો, बोलो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? कंप्लीट है। यानी क्या हुआ? इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ और एटले बीच में क्या हो गया? अपना कंजंक्शन हो गई। रेडी? कौन सा वाक्य हुआ? बोलो संयुक्त। શિયાળો શરૂ થયો પણ ઠંડી પડતી જ નથી। શિયાળો શરૂ થયો, બોલો कंप्लीट की इनकम्प्लीट? कंप्लीट।
ठंडी पड़ती नहीं, कंप्लीट की इनकम्प्लीट, कंप्लीट दोनों साइड कंप्लीट और बीच में क्या कंजंक्शन, बोलो क्या हो गया कंपाउंड, कंपाउंड यानी क्या संयुक्त। फिर से बोलो આજે ખેડૂતો પાયમાલ થતા જાય છે અને કારીગર વર્ગ બેકાર બનતો જાય છે, બોલો कंप्लीट की इनकम्प्लीट, कंप्लीट ये वाला भी कैसा भाई कंप्लीट सेंटेंस, दोनों इंडिपेंडेंट हुए, बीच में कंजंक्शन क्या बन गया बोलो संयुक्त। तो संयुक्त हमें क्या सिखाता है, संयुक्त हमें यह सिखाता है यहाँ पे भाई कि अपने पास दो सेंटेंस होंगे, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, कैसे होंगे इंडिपेंडेंट, और बीच में जो है वो संयोजक, यानी कि बीच में अपने पास कंजंक्शन होना चाहिए, बोलो रेडी। अब संकुल क्या होगा, संकुल में एक कंप्लीट होगा और दूसरा इनकम्प्लीट होगा, एक क्या होगा कंप्लीट और दूसरा क्या होगा इनकम्प्लीट। इसमें कौन कौन से सेंटेंसेस यहां पर जो है वो डिपेंडेंट रहेंगे, कौन कौन से वर्ड डिपेंडेंट रहेंगे, देखो जे अने ते, जो अने तो, जेवू अने तेवू, जेम अने तेम, ज्यारे त्यारे, ज्यां सुधी त्यां सुधी, बरोबर, ये सारे संकुल वाक्य हो गए। कैसे वाक्य हो गए भाई संकुल। चलो जो हूं अध्यापक होत, बोलो कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट। जो हूं अध्यापक होत तो विद्यार्थियों मूल्य लक्षी बातों रसथी समझाव, एक कंप्लीट है दूसरा क्या है इनकम्प्लीट है, बीच में क्या आया भाई कंजंक्शन आया, कैसा हुआ संकुल। संकुल यानी क्या कॉम्प्लेक्स, संकुल यानी क्या कॉम्प्लेक्स। फिर देखो हवे ज्यारे हूं त्यां आवीश त्यारे तमने याद करीश, हवे ज्यारे हूं त्यां आवीश, बोलो कंप्लीट के इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, त्यारे तमने याद करीश, तमने याद करीश कंप्लीट है, देखो रेडी। चलो एक कंप्लीट एक इनकम्प्लीट क्या होगा भाई संकुल। जो तमारे जमवू होय तो अमे तमने जाण करीए ने, जो तमारे जमवू होय तो इनकम्प्लीट, अमे तमने जाण करीए ने कंप्लीट, एक कंप्लीट एक इनकम्प्लीट और बीच में कंजंक्शन तो संकुल, दोनों कंप्लीट बीच में कंजंक्शन तो संयुक्त। फिर से बोल रहा हूं कुछ भी नहीं है वाक्य में, एकदम सिंपल वाक्य है, वाक्य में एक ही अपने को कर्ता दिया हुआ है, ठीक है, और एकदम छोटा सा सेंटेंस है तो साधु वाक्य, एक कर्ता एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट सेंटेंस तो साधु वाक्य, सबसे शॉर्ट सेंटेंस होगा ये। फिर संयुक्त में क्या होगा बोलो, दो वाक्य, एक वाक्य के अंदर दो पार्ट पड़ेंगे, दो वाक्य, और वो उसमें दोनों के दोनों क्या होंगे इंडिपेंडेंट होंगे, कंप्लीट होंगे अपने आप में, और बीच में कंजंक्शन होगा तो क्या होगा संयुक्त। और संकुल के अंदर क्या होगा एक वाक्य आधा और एक वाक्य पूरा, यानी एक कंप्लीट एक इनकम्प्लीट और बीच में कंजंक्शन तो क्या होगा संकुल। रेडी। अब अपने को क्वेश्चन नंबर 42, 43 और 44 में जो पूछते हैं समझते हैं। पहले में पहला क्वेश्चन नंबर 42 समझने की कोशिश करते हैं, वाक्य माथी साधु वाक्य ओळखाओ। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन नंबर 42, चलो समझते हैं। वाका चूका रस्ताओ अक्षांश रेखांश नो ख्याल आपे छे, साधु लग रहा है वाक्य, लग रहा है, चलो इसको साइड में रख देते हैं, बाकी के भी चेक कर लेते हैं। कवि पृथ्वीનું परिभ्रमण કરીને अनेक रस्ताओं पर चाल्या, एक से ज्यादा वाक्य हो रहे हैं, एक से ज्यादा हो तो सादा हो सकता नहीं। चलो रस्ताओं कवि ने जंपवा देता नहीं, अने आ गया, खत्म मामला, ये भी सादा वाक्य नहीं है, कौन सा हो गया संयुक्त हुआ। चलो रस्ताओं कवि ने ऊंघमांथी उठाड़ी साथे विहरवा बोलावे छे, दो वाक्य आए, दो वाक्य हो तो ये भी नहीं, बोलो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ फर्स्ट वाला, वाका चुका रस्ताओं अक्षांश रेखांश नो ख्याल आपे छे। रेडी साधु वाक्य। चलो दूसरा देखते हैं भाई, कवि ने थोड़ा रस्ताओं पर चालवानुं बाकी छे तेथी आया, साधु नहीं है, क्या हो गया भाई संकुल हो गया। कवि ने रस्ताओं पर चालवानुं आकर्षण है, हो सकता है, साइड में रखो अभी करके, ठीक है, ऑप्शन भी अपना आंसर हो सकता है, दूसरा भी देख लेते हैं। समुद्रनी सपाटीए दोराયેલી आड़ी उभी रेखाओ, अने आया, खत्म, सादा नहीं है, क्या हो गया संयुक्त हो गया। पुस्तक प्रेम ने कारणे रातनो उजागरो करीने, फिर से अने आया नहीं, बोलो करेक्ट क्या हुआ ऑप्शन नंबर बी। आगे करते सबको साधु कैसे होता है, सबसे शॉर्ट वाक्य हो और एक ही बार में कंप्लीट होता हो और एक ही सब्जेक्ट हो, एक ही करता हो तो वाक्य क्या होगा साधु वाक्य, क्या होगा भाई साधु। चलो थोड़े से और एग्जांपल देखिए। खड़खड़ बहता झरणामा नहावानी ने आया बीच में, खत्म, यानी ये वाक्य अपना सादा वाक्य नहीं। नेक्स्ट, सूर्योदयना समय पंखियों कलरव करीने लोकोने जगाड़े छे, ये भी नहीं है। कवि ने पृथ्वीनी प्रदक्षिणा करवी छे, ये हो गया अपना सादा वाक्य, ऑप्शन नंबर सी। रेडी, 5 तक कर लेते हैं, ज्यादा हो जाएगा। वरसाद वरसे छे ने वीजળી चमके छे, बोलो दो सेंटेंस हुए, सादा वाक्य है नहीं। ज्यां आटली ठंडी पड़े छे त्यां आया, ये भी नहीं है। कुआं सरवाणी नहीं तो आया, ये भी नहीं है, बोलो विद्यार्थी बने छे, कैसा वाक्य हो गया सादा वाक्य। चलो एक और लास्ट देख लेते हैं सादा में, 5वें नंबर का। एक बार बराबर विचार कर लो, वैसे तुम सबको आंसर मिल गया होगा, बोलो सबसे शॉर्ट है भाई अपना क्या है साधु वाक्य है, सबसे शॉर्ट हो वो क्या होगा साधु वाक्य। एक बार बराबर विचार कर लो, मेरा आंसर यही है, फिर भी मैं आगे देख लेता हूं। राजा वृद्ध थया रानी वृद्ध थया पण आया नहीं, क्या होगा बोलो संयुक्त, आंसर नहीं है।
આ આંબાના ફળ મને નથી મળવાના કે આયા खत्म, नाम बदले શું થયું પણ आया खत्म। बोलो रेडी। तो ये हो जाएगा भाई, बरोबर। बाकी के प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ जो है वो अपने को देखने मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे मैसेज में डीएम में पीडीएफ लिख देने का। चलो अब करते हैं आगे अपने कौन से वाक्य, संकुल वाक्य। कौन से वाक्य संकुल, संयुक्त निकल गया क्या आगे देखते हैं। ऊपर तो सादा वाक्य चल रहा था, कहां गया, हाँ सादा। अच्छा संकुल पहले, शायद संयुक्त बाद में होगा। चलो संकुल वाक्य ओळखाओ, पहले संयुक्त कर लेते हैं फिर संकुल पे आते हैं तो ज्यादा इजी अपने को पड़ेगा, ठीक है। और अपने एक लाइन में भी एक अलाइनमेंट में चलते रहेंगे। देखो ये रहा, नीचेना वाक्यमांथी संयुक्त वाक्य ओळखो। अब संयुक्त का नियम याद करो पहले तो। संयुक्त का रूल क्या है मेरे बच्चों, संयुक्त का रूल है दो सेंटेंस होने चाहिए, दोनों कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट, दोनों कंप्लीट होने चाहिए और बीच में कोई भी कंजंक्शन होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, संयोजी। चलो चेक करते हैं भाई कौन सा ऐसा वाक्य बन रहा है जो दोनों कंप्लीट हो और बीच में संयोजक आ रहा हो। तो देखो भाई पहला, प्रभाशंकरना घરમાં आग लागी તેથી घर वखरी बળીને भस्म થઈ गई। चलो चेक करते हैं दोनों कंप्लीट है या नहीं है। पहले वाक्य अलग कहां से हो रहा है, बोलो તેથી से। चलो चेक करते हैं दोनों इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है। प्रभाशंकरना घરમાં आग लागी, बोलो कंप्लीट कि इनकम्प्लीट, कंप्लीट। घर वखरी बળીને भस्म થઈ गई, कंप्लीट कि इनकम्प्लीट, कंप्लीट। तो लगभग तो मेरा आंसर यहीं पे मिल गया। रेडी, फिर भी देखते हैं। ये तो वाक्य छोटा है, छोटा वाक्य हो तो क्या होगा, साधु वाक्य। अपने को क्या पहचानना इस बार, संयुक्त। क्या पहचानना इस बार अपने को, संयुक्त। नेक्स्ट, चिरायु राजकुमारी साथे लग्न करतो ज्यारे, आधा आधा वाक्य हो गया, इनकम्प्लीट है। और ये तो साधु वाक्य, ये भी नहीं आएगा। बोलो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलो रेडी, सेकंड, हसमुख पान लाववानु भूली जातो, कैसा वाक्य है, बोलो छोटा है तो साधु वाक्य है। साधु वाक्य नहीं, अपने को क्या ढूंढना है, बोलो संयुक्त ढूंढना है, ठीक है। चलो हसमुख पान लाववानु भूली जातो, आंसर नहीं है भाई यहाँ पे अपना ये। चलो उसके बाद क्या आएगा कि मणिशंकर प्रभाशंकर माटे एक कोट लाव्यो हतो। मणिशंकर प्रभाशंकर माटे एक कोट लाव्यो हतो, आधा अधूरा लग रहा है, ये भी नहीं है। चिरायुना वस्त्रमा काणुं पड्युं तेथी तेना पर वीतेला वर्षोनी असर थई। चेक करो दोनों कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, बोलो। चिरायुना वस्त्रमा काणुं पड्युं कंप्लीट, बीच में तेथी आया, तेना पर वीतेला वर्षोनी असर थई, ये भी कंप्लीट है। क्या हो गया, बोलो संयुक्त। रेडी, चलो आगे ध्यान आपो बधा। प्रभाशंकर एक गरीब ब्राह्मणना पुत्र हता। प्रभाशंकर एक गरीब ब्राह्मणना पुत्र हता। चलो बोलो साधु वाक्य हुआ है तो ये तो नहीं आएगा। प्रभाशंकरना घરમાં आग लागी હતી કારણે તેઓ કંગાર થઈ ગયા। પ્રભાશંકરના ઘરમાં આગ લાગી હતી, ये कंप्लीट है। કારણે તેઓ કંગાર થઈ ગયા, ये क्या है, इनकम्प्लीट। चलो, पार्वतीए बहनपणीओए શીખવેલો उत्तर प्रभाशंकरने आप्यो। पार्वतीए बहनपणीओए શીખવેલો उत्तर प्रभाशंकरने आप्यो। મનુએ ચિરાયુનું વસ્ત્ર ઉતારીને ફેંકી દેવા કહ્યું, આ પણ નથી। આ બેમાં શું વર્ષ આપણે બંને કન્ફ્યુઝન વાળા છે। જુઓ, પ્રભાશંકરના ઘરમાં આગ લાગી હતી, कंप्लीट है, कंप्लीट है। કારણે તેઓ કંગાર થઈ ગયા, પણ આમાં સંયોજક આપણને જોવા મળતો, કારણેને જ આપણે સંયોજક માનવો પડે। તો બીજું જુઓ, પાર્વતીએ બહેનપણીઓએ શીખવેલો उत्तर प्रभाशंकरने आप्यो। इसमें करेक्ट ऑप्शन अपना बी बनना चाहिए, बरोबर। प्रभाशंकरना घરમાં आग लागी હતી और कारणे जो है अपना संयोजक भी बनेगा, कारणे तेओ कंगार થઈ ગયા। चौथું જુઓ, जमुनाबेन अखानी धर्मनी बहन હતી, बरोबर, ये तो नहीं आएगा। लालदास अखा पासे सोनाना दागीना लेवा આવ્યા હતા, ये भी नहीं। अखो ईमानदार હતો, अखो ईमानदार હતો, તે છતાં રાજાના સિપાહીઓ તેમને પકડી ગયા। ओके, चलो देखते हैं इसके बाद वाला। જ્યારે અખાને ખબર પડી ત્યારે તેણે સંસાર છોડી દીધો, ये कंप्लीट है। देखो, જ્યારે અખાને ખબર પડી कंप्लीट, તેણે સંસાર છોડી દીધો, ये भी कंप्लीट। ત્યારે बीच में आया, क्या हुआ है यहाँ पे, संयुक्त। चलो लास्ट देखते हैं 5वें नंबर का भी। ગામ લોકોએ જમનાબેનના કાન ભંભેર્યા તેથી તેમને અખા પર અવિશ્વાસ આવ્યો। पहला ही आंसर हो गया। देखो बीच में तेथी है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। बोलो रेडी, बोलो संयुक्त और सादा वाक्य समझ में आ गए। अब लास्ट देखो संकुल। बोलो संकुल का रूल अभी अपने ने क्या सीखा, एक क्या होगा, कंप्लीट, और दूसरा क्या होगा, इनकम्प्लीट हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, संकुल हो जाएगा। चलो क्या है यहाँ पर, पहले ऑप्शन में जेवू जगत देखाय छे तेवू नहीं। जमुनाबेन अखाने सगो भाई मानता, तो कंप्लीट है, तो साधु वाक्य हो गया। लालदासे अखाने रोकवा खूब प्रयत्न कर्या, साधु वाक्य। अखा पर चलनी सिक्का में हल्के धातु मेळवવાનો आरोप मूक्यो, साधु वाक्य। तो क्या बचा, जेवू देखाय छे तेवू, तेवू आने की वजह से ये क्या बनेगा, संकुल। तो करेक्ट अपना आंसर बनेगा यहाँ ऑप्शन नंबर ए, संकुल का। चलो नेक्स्ट क्या है,
राजाना सिपाहीओ अखाना घरे आव्या। कैसा वाक्य हुआ बोलो? सादु वाक्य। जो जगतनी माया मिथ्या छे तो तेनो त्याग ज करवो पड़े। जो जगतनी माया मिथ्या छे, कैसा है बोलो? इनकम्प्लीट। तो तेनो त्याग ज करवो पड़े। बोलो कौन सा आया भाई यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, संकुल वाक्य एक कंप्लीट एक इनकम्प्लीट। त्रीजू, लोकोने जमनाबेन अने अखानी ईर्ष्या थई। अने आया, लोकोने जमनाबेन अने अखानी ईर्ष्या थई। अने आ रहा है तो ये संयुक्ति होगा। अखो जीवन भर सोनीनो धंधो करीने गुजरान चलावतो हतो। बोलो एक इनकम्प्लीट है, दूसरा कैसा है? कंप्लीट है, बरोबर। फिर देखो ये भी देख लेते हैं। ज्यारे सत्यना मार्ग पर चालीए, ज्यारे सत्यना मार्ग पर चालीए त्यारे मुश्केलियों तो आवे। ओके, अखो जीवन भर सोनीनो धंधो करीने गुजरान चलावतो हतो। ना, ये सादु हुआ। करेक्ट आंसर ये होगा, ज्यारे सत्यना मार्ग पर चालीए त्यारे मुश्केलियों आवे। इनकम्प्लीट सेंटेंस है। कैसे है भाई? इनकम्प्लीट। चलो फोर्थ, कशुक करतर मळे एवो धंधो करो ने। कैसा वाक्य होगा यहाँ पे? सादा वाक्य। कशुक करतर मळे एवो धंधो करे ने, सादु वाक्य। पाचेक दहाड़ामां एमनुं घर ठरी ठाम थई गयुं। ये भी नहीं। भवान काका पण पूजा मेजर जेवा अलगारी हता। इसके चांस देखते हैं बाद में। ज्यारे प्रभु कृपानो वरसाद वरस्यो त्यारे भक्त हृदय नाची उठ्યું। ये करेक्ट आंसर होगा, ज्यारे अने त्यारे। चलो लास्ट, गाममां आव्या पछी थोड़ाक दिवस ए सौना विचार व्यवहारथी परिचित थया। चांसीस है, इसके साइड में रखो। 25 रुपया पेंशन में हमारा बहनों गुजारो थई रहे छे। नहीं, ये नहीं आएगा। एक टंक धरईने धान मળી रहे पछी अमारे शी चिंत्या मળી रहे। बरोबर, ये कंप्लीट है। पछी मारे शी चिंत्या, बरोबर, मारे शी चिंत्या। ओके, ये भी इनकम्प्लीट ऐसा है। जो तमे जीवन में कर कसर करशो तो तमारू जीवन संतुष्ट थशे। जो अने तो आया, जो अने तो आया यानी संकुल वाक्य ये है। रेडी? तो भाई इस तरह से ये हो जाता है अपने वाक्य। ठीक है, अब एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर 40 और 41 की तरफ भी जरा नजर कर लेते हैं अपन कि 40 41 में अगर बाय चांस अपने को देखने मिलता है सेंटेंस तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स अपन ले लेते हैं यहां पर 40 41 से रिलेटेड। जैसे 41 में ऐसा बोला गया होगा, નીચેના વાક્યમાં ખોટા સંયોજકોનો પ્રયોગ કર્યો છે તે સુધારીને વાક્ય ફરીથી લખો। जैसे कि एक मान लो सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ है कि सोक्रेटिस जाग्यो, सोक्रेटिस जाग्यो पण कीटोए बधी वात एने समजावी। बधी वात एने समजावी। जो सोक्रेटिस जाग्यो पण कीटोए बधी वात एने समजावी। पण नहीं आएगा, क्या आएगा? अने। अने कीटोए बधी वात एने समजावी। इसके अंदर पहले से ही अपने को संयोजक यानी कंजंक्शन यूज किया हुआ दिया होगा 42 के अंदर, सॉरी 41 के अंदर। पर अपने को क्या करना पड़ेगा? इसको जो कंजंक्शन है, जो संयोजक, उसको सुधार के वापस से लिखने का है। जैसे मैं एने रमता जोयो पण तेनी पासे आव्यो। क्या लोचा है? पण मैं एने रमता जोयो अने तेनी पासे आव्यो। बरोबर, एक दो और सेंटेंस लेते हैं इसमें 41 के रिलेटेड ही। जैसे कि मारा मनमा जो कंईक होय तो छता तने नहीं कहूं। बोलो, मारा मनमा जो कंईक होय तो छता तने नहीं कहूं। क्या आएगा? मारा मनमा जो कंईक होय तेम छता पण तने नहीं कहूं। ये हुआ भाई कि अपने को क्या करने का है 41 के अंदर योग्य संयोजक जो है, ठीक है, वो रखना है या सुधार के अपने को संयोजक यहां पे रखने का। तो ये हो जाएंगे भाई यहां पर क्वेश्चन नंबर 40 से लेके कितने 44 तक के, जिसमें क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41 किसके रिलेटेड है भाई? यहां पर संयोजक के रिलेटेड। किसके रिलेटेड है? संयोजक। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41 ये हो जाएंगे भाई संयोजक से रिलेटेड। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 42 साधु वाक्य, क्वेश्चन नंबर 43 कौन सा भाई? संयुक्त,
और क्वेश्चन नंबर 44 क्या हो जाएगा? संकुल। रेडी? तो ये होगा यहां पर। चलो आगे बढ़ते हैं यहां पर भाई क्वेश्चन नंबर 45 से और उसके बाद वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 45 और क्वेश्चन नंबर 46 आता है पद क्रम और पद संवाद वाला वाक्य। एक एक मार्क के दो, यानी 2 मार्क के यहाँ पे पदक्रम और पद संवाद आएंगे भाई। यहां पर समझते सबसे पहले मैं पहला भाई पदक्रम क्या होता है। तो देखो ध्यान से यहां पे समझना पदक्रम क्या है। ગુજરાતી ભાષામાં કર્તા કર્મ ક્રિયાપદ એવો ક્રમ નિશ્ચિત થયો છે, એ જ રીતે વાક્યમાંના પદોનો ક્રમ પણ યોગ્ય જગ્યાએ રાખીએ તો જ તેનો યોગ્ય अर्थ મળે છે। जो बेटा सबसे पहले मैं जाता हूं आपको लेके इंग्लिश ग्रामर पे। इंग्लिश ग्रामर में सिखा सबसे पहला क्या होना चाहिए किसी का भी? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है भाई यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब और लास्ट में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? कर्ता। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहाय कारक क्रियापद, इसका मतलब होता है क्रियापद और इसका मतलब होता है कर्म। रेडी? तो तुम्हारा कोई भी वाक्य इस वाले सेंटेंस में आना चाहिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब और लास्ट में क्या? ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता, सहाय कारक क्रियापद, क्रियापद और लास्ट में क्या आना चाहिए? कर्म आना चाहिए। ठीक है? अब देखो मेरे बच्चों ध्यान से क्या होगा यहां पर आगे, जैसे कि ગામમાં એક સફરજન વેચતો ફેરિયો આવ્યો। હવે ગામમાં એક જ સફરજન વેચતો ફેરિયો થોડી આવે, तो साचू वाक्य એવું बने कि ગામમાં સફરજન વેચતો એક ફેરિયો આવ્યો। कहने का मतलब वाक्य उलट पुलट किया हुआ, आगे पीछे किया हुआ अपने को दिया होगा, उसको योग्य तरह से अपन रखेंगे, वो पद क्रम पद संवाद बोला जाएगा। ठीक है? चलो अब पद संवाद क्या होता है उसके बारे में भी समझा देता तुमको मैं यहाँ पे। देखो भाई वाक्यમાં એક કરતા વધારે પદો મોટે ભાગે હોય છે, આ બધા પદો અને કોઈને કોઈ પદ સાથે સંબંધ ધરાવતા હોય છે। વાક્યના પદો પરસ્પર લિંગ વચન, વચનનો मतलब क्या? एक वचन बहुवचन सिंग्युलर प्लुरल સાથે સંકળાયેલા હોય છે। તેમની વચ્ચે રહેલા સંવાદને શું કહેવાય છે ભાઈ? પદ સંવાદ કહેવાય છે। દરેક વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપવી પડશે, આ વાક્ય ખોટું છે। સાચું શું વરે? દરેક વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપવી પડશે, બરોબર? अथवा બધા વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપવી પડશે। इस तरह से बेटा अपना जो है ये वाक्य क्या होगा यहाँ पर? सही होगा। दरेक विद्यार्थीओए, 2 बार थोड़ी प्लूरल होगा, प्लूरल तो एक ही बार सकता है बेटा। दरेक विद्यार्थीओए नहीं। जेम के तमने एक बीजू वाक्य कहूं के तेओ सहकुटुंब साथे अमारा त्या पधारे। समझ रहा हूं जैसे वाक्य क्या है? बहुत बढ़िया वाक्य है कि तेओ सह कुटुंब साथे पधार्या, बरोबर? सह कुटुंब यानी साथे तो एक बार आ गया, दोबारा साथ रखने की क्या जरूरत थी? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि तेओ सह कुटुंब पधार्या। रेडी बेटा? ये हुआ पद संवाद। चलो एक दो और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं ज्यादा, तो अपने को और डिटेल में जो है वो समझ में आएगा। ठीक है? चलो ये है નીચેના વાક્યોમાં કયા વાક્યનો પદક્રમ યોગ્ય છે તે જણાવો। બરાબર? પદ का क्रम बेटा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ગામમાં એક સફરજન વેચતો ફેરિયો આવ્યો, क्या हुआ? खोटा हुआ। रेडी? अभी भी देखा आपने नृत्य જોવાની મોરલાનું સૌને બહુ મજા આવે। મોરલાનું નૃત્ય જોવાનું આવે તો સહી होता। करेक्ट क्या है? અહીં ગાયનું શુદ્ધ दूध મળે છે। इसका गलत वाक्य क्या होता है? અહીં શુદ્ધ ગાયનું दूध। शुद्ध गाय શું હોય? ધોલી નવડાઈ ધોલી ના, बरोबर? અહીં ગાયનું શુદ્ધ दूध મળે છે। પક્ષીઓને કાંઠે સરોવરને બેસી દાણા ચડે છે। પક્ષીઓ સરોવરને કાંઠે બેસીને દાણા જે છે તે ચણે છે। રેડી? तो बेटा जो वाक्य करेक्ट हो गुजराती भाषा की दृष्टि से, ठीक है, वो अपना पद क्रम बनेगा यहाँ पर। ठीक है? जैसे देखो गाय अपना सब्जेक्ट हुआ, कर्ता हुआ, बरोबर? शुद्ध दूध क्या हुआ यहाँ पे? क्रियापद, यानी कि क्या हुआ? वर्ब हुआ। उसके बाद में मरे छे अपना क्या हो गया? कर्म, यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है? तो ये बेटा अपने को याद रखना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब और लास्ट में क्या आएगा बेटा? ऑब्जेक्ट आएगा। सेकंड फिर क्या बेटा यहाँ पे? ए बधी वातो कर्या वगर घा ऊपर चेवीने पाटो बांध। बराबर? तो ये बेटा अपना सही वाक्य है, यानी पदक्रम की दृष्टि से ये वाक्य सही है। उसके बाद में क्या है बेटा? बाई रही ताकी आंखें फाटी। बरोबर? ताकी रही आना चाहिए था, तो ये गलत है, तो ये तो नहीं होगा। बुधलो थयो वर्षनो 5, बुधलो 5 वर्षनो थयो, वो सही होता है। पैसा तमारा जाओ तो लेता, तमारा पैसा तो लेता जाओ। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? अगर सेंटेंस रॉन्ग आ रहा है बेटा, अपना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं सेट हो रहा है, मतलब कर्ता क्रियापद और अपना कर्म नहीं बेटा सेट हो रहा है, इसका मतलब बेटा वो वाक्य पदक्रम से योग्य नहीं है, पदक्रम में गलत है। अपने को करेक्ट वाला वाक्य जो है बेटा वो ढूंढ के यहां पर लिखना पड़ता है। चलो एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। भरीने चपटी मोढ़ामा तमाकूनी मूकी।
मोढ़ामा तमाकूनी चपटी भरीने मूकी, ये करेक्ट होगा। तो ये तो नहीं है भाई। फिर देखो, पाछड़ हता मारी दौड़ता, मारी पाछड़ दौड़ता हता, तो ये भी सही नहीं है। फिर तमे आव्या तेथी हूं राजी थयो, करेक्ट है बेटा यहाँ पे ये, बरोबर। तो ये अपना पदक्रम की दृष्टि से योग्य है। बीकण बधा तमे छो सुधरेला, तमे बधा बीकण छो, ऐसा यहाँ पे बनना चाहिए था वाक्य। तो होप सो कि पदक्रम को जो है वो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलो एक दो एग्जाम्पल पद संवाद से रिलेटेड भी यहां पर ले लेते हैं अपन, बरोबर। चलो जैसे कि अहीं गंदगी करवी नहीं, करनार ने सजा थसे, अहीं गंदगी करवी नहीं, करनार ने सजा थसे, अहीं गंदगी करवी न करनार ने सजा थसे, बरोबर। ये तो सेट ही नहीं हो रहा। अहीं गंदगी करवी न करनार ने सजा थसे, पॉसिबल ही नहीं है। अहिया स्वच्छता जाड़वनार ने सजा थसे, तो ये भी सेट नहीं हो रहा। रेडी। अब चलो पहले दो वाक्य देख लेते हैं, कुछ अलग लग रहा है यहाँ पे, नहीं भाई यहां पर दोनों के दोनों वाक्य, हाँ एक लोचा है। देखो कॉमा का है बेटा अलग अलग। अब देखो मैंने आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले विराम चिन्ह वाला, जहां पर ब्रेक आए कॉमा वहां आएगा। अहीं गंदगी करवी नहीं, बोलो ब्रेक आया, ब्रेक आया तो कॉमा कहां आया, यहां आया, यानी ये क्या है बेटा सही है। इसमें करवी के बाद था तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। बोलो रेडी, आ गया समझ में क्या था। दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, पर जहां पर बेटा ब्रेक आ रहा है, जहां से आपका वाक्य जो है वो छूटा पड़ रहा है, वहां पर आपको कॉमा होना चाहिए। आ गया पद संवाद। चलो नेक्स्ट बेटा, कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहे हो, 45 46। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। कुसुमना ऊपर वादळनी शरीर छत्र छाया मलान थई, फिर कुसुमना ऊपर शरीर छत्र छाया वादळनी मलान थई, कुसुमना म्लान शरीर ऊपर वादळनी छत्र छाया थई, अरे वादळनी छत्र छाया कुसुमना शरीर ऊपर म्लान थई। तो देखो म्लान क्या हो सकता है, लगभग शरीर हो सकता है, और छत्र छाया किसकी होगी, वादळ की होगी। तो करेक्ट क्या बनना चाहिए यहां पे, ऑप्शन नंबर सी। रेडी, म्लान शरीर होता है और छत्र छाया होगी भाई यहां पे वादळ की। चलो एक दो और कर लेते हैं। आपने समग्र अभ्यासक्रमનું પુનરાવર્તન કરીએ, આપણે સમગ્ર અભ્યાસક્રમનું પુનરાવર્તન કરીએ, આપણે સમગ્ર અભ્યાસક્રમનું ફરીથી પુનરાવર્તન કરીએ। भाई सेटिंग कैसे होगा, फरीથી और पुनरावर्तन दोनों क्या हुआ, सेम हुआ। तो ये तो आ नहीं सकता है भाई यहाँ पे, बरोबर। पुनरावर्तन का मतलब ही रिवीजन हुआ, और यहाँ पे फिर से यानी फरीથી बोला है। આપણે અભ્યાસક્રમનું ફરીથી, तो ये भी सेट नहीं हो रहा। આપણે સમગ્ર અભ્યાસક્રમનું સમજીને પુનરાवर्तन करें। चलो अब दोनों के बीच में क्लैश हुआ, ए और डी। एलिमिनेशन मेथड यूज करो हमेशा। एलिमिनेशन का मतलब जो तुम्हें लग रहा है कि सेट नहीं हो रहा उसको पहले कट करते जाओ, तो जो बचे उसमें से तुम्हारा करेक्ट आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, देखो આપણે સમગ્ર અભ્યાસક્રમનું પુનરાવર્તન કરીએ, આપણે સમગ્ર અભ્યાસક્રમનું સમજીને પુનરાવર્તન કરીએ। बोलो यहां पे अगर अपने देखने बैठे तो अपने को यहां पे क्या होता है, पुनरावर्तन होगा तो समझना तो वैसे ही हो जाएगा, पुनरावर्तन होगा तो समझना तो वैसे ही हो जाएगा। तो करेक्ट क्या बनेगा, बोलो ऑप्शन नंबर ए। बोलो समझ में आएगा, पदक्रम पद संवाद। तो ये सीखा बेटा 1-1 मार्क के दो और टॉपिक अपने ने, पदक्रम और पद संवाद। ठीक है, इसके बाद आते हैं भाई यहां पर क्वेश्चन नंबर 47 पे, जो कि है अपना भाई रूढ़ि प्रयोग। चलो क्वेश्चन नंबर 47 पे पहुंच गए हैं, पर वीडियो पे लाइक्स नहीं आ रही है भाई। कंजूसी क्यों करनी है, वीडियो को लाइक करते रहना है, बाकी के जो भी दोस्त हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करते रहना है, ताकि उन तक कुछ पुण्य का काम हम भी कर दे। जिंदगी में पाप बहुत किए हुए हैं, कुछ पुण्य के काम हो जाए तो बड़ा मजा आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे पहुंचते हैं और रूढ़ि प्रयोग के अर्थ के बारे में समझते हैं। अब बेसिकली रूढ़ि प्रयोग होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इंग्लिश में जैसे कि मैं बोलता हूं एज बिजी एज बी, तो एज बिजी एज बी का मतलब कि कोई पर्सन ऐसा जो टू मच बिजी है, जिसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, पर मैंने उसको थोड़ा सा जो है वो ड्रामेटिक, थोड़ा सा रोमांटिक वे में प्रेजेंट करने की कोशिश की। दैट इज कॉल्ड रूढ़ि प्रयोग इन गुजराती। समझ में आ गया। चलो अपने को क्या करना है बेटा, अपने को करेक्ट रूढ़ि प्रयोग जो है वो फाइंड आउट करने होते हैं यहां पर। ठीक है, सबसे पहले मैं पहला पाठ नंबर 2 से अपन लेते हैं, गांडा काढ़वा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गांडा करवा। गांडा करवा का मतलब होता है गांडानी जेम वर्तन करवू। ठीक है, गांडानी जेम वर्तन करवू, दैट इज कॉल्ड गांडा काढ़वा। चलो उसके बाद भाई आगे जाते हैं यहां पर। तो सेकंड नंबर आता है यहां पर धतिंग करवा, એટલે કે ढोंग कर्म। बराबर से होता है ना बेटा बहुत बार कि लोग कुछ करने के बाद भी धतिंग करते रहते हैं बेटा, ढोंग करते रहते हैं। फिर तागड़ धिन्ना करवा। तागड़ धिन्ना करवा मतलब मौज मजा उड़ावी। बरोबर, पूरा साल सर ने बोला पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पर फिर भी तागड़ धिन्ना कर रहे थे बेटा। ठीक है, मौज मजा उड़ावी। देन पाठ नंबर 4 से बेटा क्या है, पीजवू। पीजवू એટલે सहन करी जाओ। बराबर, कोई कितना भी बोले बेटा सहन कर जाना। मोही जाऊ,
आसक्त थवो, बराबर। किसी के ऊपर बेटा बहुत ज्यादा ही जो है वो मोह जाना, ठीक है, आसक्त हो जाना। देन आफ्टर पाठ नंबर 5 पे से आएगा बेटा यहां पर काने वात पहुंचवी, वातनी जाण थवी, बरोबर। क्यारे कोई वस्तु है बेटा आज नहीं तो काले काने वात तो पहुंची जाए, तो काने वात पहुंचवी એટલે વાતની જાણ થવી। વારી જવું એટલે શું બેટા ફિદા થઈ જવું, બરાબર છે। હોય અમુક સમય બેટા કે આપણે ભણવા કરતા કોઈ અન્ય વસ્તુઓમાં જે ફિદા થઈ જતા હોઈએ। દેન મોં ફેરવી લેવું, અણગમો બતાવો, બરાબર। કર્મકાંડ જયારે ખબર પડી જાય બેટા ત્યારે વ્યક્તિઓ જે છે મોઢું ફેરવી લેતા હોય છે। ચાલો બેટા કેમેરામાં છે વિડીયો બની રહ્યો છે બેટા, તો થોડુંક શાંતિ રાખીશું। ચાલો બસ આંખ ફેરવી એટલે સ્થિર નજરે જોવું બેટા, બરાબર છે। એક જ જગ્યાએ ધારીને જોવું એને કહેવાય આંખ ફેરવી। અલોપ થઈ જવું એટલે અદ્રશ્ય થઈ જવું, બરાબર। છેલ્લે એવું પણ જોવા મળે વ્યક્તિ અલોપ થઈ જાય, બરાબર, અદ્રશ્ય થઈ જાય। ચાલો સાખી ના લેવું એટલે ચલાવી ના લેવું, કઈ પણ થાય, કોઈ પણ બાબત હોય પણ એ બાબતની અંદર ચલાવી ના લેવું। આ બધી વસ્તુ મજા તમને ત્યારે આવશે બેટા જયારે તમે જોશો કે સારું આ બધું તો અમે લોકો પહેલા શીખી ગયા છીએ, એટલે બેટા આ બધું તમને હું કરી રહ્યો છું। ચલો પછી થીગડું મારવું એટલે ફાટેલી જગ્યા પર બીજા કાપડનો ટુકડો મૂકીને સીવવો, તારે બેટા જે છે એની ઉપર મારી લેવું। ચાલો પછી બેટા શું બખીઓ ભરવો એટલે ફાટેલા કપડાને સાધવા, બે એક જેવા છે, હવે સમજો। થીગડું મારવું અને બખીઓ ભરવો, બરાબર, બંને એક જેવું છે। પછી વડ ચડવું એટલે આંટી ચડાવવું। જીભ કરડીને મરી જવું એટલે કે આપઘાત કરવું। ગાંધીજી કહેતા કે કોઈ સ્ત્રી ઉપર કોઈ અંગ્રેજ અથવા તો અન્ય કોઈ સમુદાયનો વ્યક્તિ, બરોબર, એમની ઇજ્જત લૂંટવા માટે આવે તો એ લોકોએ જે છે તે જીભને કરડીને મરી જવું જોઈએ। एक मूवी भी आई थी द बंगला फाइल्स, बराबर, बंगाल फाइल्स। बंगाल फाइल्स में गांधी जी बोलते हैं कि अगर कोई रावण जो है किसी स्त्री का हरण करने के लिए आता है तो उससे अपनी जीभ को दबा के मर जाना चाहिए। गांधी जी ने छोड़ो। चलो 5 नंबर 8 ઉપર આવીએ। દિલમાં મેલ રાખવો એટલે મનમાં કપટ રાખવો। બહાર से बोले સાહેબ અમે તમારા જ છીએ પણ અંદર તો બેટા કપટ ચાલતો હોય, બરાબર, મનની અંદર મેલ રાખતા હોય લોકો। પછી આડ ચડાવવું એટલે આરોપ મૂકવો। આંચ ન આવવી, કોઈ પણ અસર ન થવી। બદલો વાળવો, વળતર ચૂકવવું, બરાબર। કોઈ કઈ કર્યું હોય બેટા તેનો બદલો વાળીએ, બરાબર। કોઈ એક ગ્લાસ પાણી પીવડાવ્યું હોય તો આપણે એને એક ગ્લાસ શીરડીનો રસ પીવડાવીએ તો શું થયું ભાઈ, આને કહેવાય બદલો વાળવો કહેવાય। પછી કાન ભંભેરવા, ઉશ્કેરણી કરવી, બરોબર। તમારામાંથી કોઈ કોઈના વિરુદ્ધ મારા પાસે આવે અને મારા કાન ભંભેરે, ઉશ્કેરણી કરવો, એના વિશે ખોટું કહે। ચલો પછી આવો બેટા પાઠ નંબર 10। પાઠ નંબર 10 માં પહેલું છે તુંબડીમાં કાંકરા હોવા। તુંબડીમાં કાંકરા હોવા એટલે કશી સમજણ ન પડવી, બરાબર। તુંબડીમાં કાંકરા, ગમે તેટલું સારું સાહેબ ભણે મરી જાય, કઈ મરી જાય તો આપણને ટપ્પા પડવા નહીં। કેમ? આખા વર્ષમાં ગુજરાતી વ્યાકરણ કાલે ખોલ્યું ના હોય બેટા, છેલ્લા દિવસે, બરોબર, આપણે ગુજરાતી વ્યાકરણની ચોપડી પકડીને બેસતા હોય પછી લાગે કે સારું બધું ઉપર થઈ જાય છે, તો એને કહેવાય તુંબડીમાં કાંકરા હોવા। પછી ભાવ વિભોર થઈ જવું, લાગણી વશ થઈ જવું, બરાબર, સાહેબ અમે તમારા છીએ હવે તો, બરાબર, લાગણી વશ થઈ જવું। દીપી ઉઠવું, શોભી ઉઠવું। આશ્ચર્યમુક્ત થઈ જવું એટલે નવાઈ પામવું, બરોબર, એક્સક્લેમેશન। ચલો એના પછી બેટા કાવ્ય નંબર 12 પોરસાવવું। પોરસાવવું એટલે શું બેટા? વખાણ કરવા, પ્રશંસા કરવી પણ શબ્દ આવે આની અંદર, બરાબર છે। પછી માલ ન હોવો એટલે વજૂદ વિના ના હોવું। છેડો વાળવો, મૃત્યુ પછી રડવું, પહેલા કોઈની વેલ્યુ ના હોય મરી જાય એના પછી બેટા છેડો વાળે। બે પાંદડે થવું, ધનવાન થવું। ઠરી ઠામ થઈ જવું, ગોઠવાઈ જવું। લોહી ઉકાળા કરવા એટલે કે જીવ બાળવો। તમે ગમે તે કરો, હું શું કામ મારો જીવ બાળું, બરાબર છે, તો એને કહેવાય લોહી ઉકાળા કરવા એટલે કે જીવ બાળવો। ચલો ત્યારબાદ આવે બેટા અહીંયા પાઠ નંબર 14 શું છે? બત્તી ન ફાટવી। બત્તી ન ફાટવી એટલે કે જીભ ન ઉપડવી, બરાબર, કઈક બોલવું નહીં। ત્યારબાદ આવે નાક કપાવવું। નાક કપાવવું એટલે આબરૂ જવી। ત્યારબાદ આંખ લાલ થવી। આંખ લાલ થવી એટલે શું? તો કે ભાઈ ગુસ્સો ચડવો, બરાબર છે। કોઈક વ્યક્તિને કોઈક વાત ખબર પડે તો આંખ લાલ થાય। પછી પેંગડામાં પગ ઘાલવો, બરાબરી કરવી। જીભ ન ફાટવી, સામે બોલી ન શકવું। નામ કાઢવું, આબરૂ મેળવવી। પેટનું પાણી ના હલવું, આ તો આપણે ભાઈ કોમન યુઝ કરતા હોઈએ, બરાબર। પેટનું પાણી ના કાઢવું, ખાસ કરીને જવું એટલે નચિંત રહેવું, બરાબર, એટલે કોઈ કામ કહો તમે તો કરે જ નહીં વ્યક્તિ, એને કહેવાય પેટનું પાણી ના હાલવું। વૈતરું કરવું, મજૂરી કરવી, બરાબર, હું કરું છું, વૈતરું કરું છું, બરાબર। તૃપ્તિનો ઓડકાર આવવો, સંતોષ થવો, બરાબર, કે ભાઈ કમાઈ લીધું હવે તૃપ્તિનો ઓડકાર આવે, પણ કમાવાથી ક્યારે કોઈ તૃપ્તિનો ઓડકાર ના આવે, બરાબર છે। મારી વાત નથી, પહેલા જ કહી દઉં। ચલો કાવ્ય નંબર 17 કેફના કસુંબાને ધોળવા। કેફના કુસુંબાને ઘોડવાનો અર્થ થાય આનંદમાં રહેવું, તલ્લીન રહેવું। પાઠ 19 માંથી હસ્તે મોઢે, સહર્ષ સ્વીકાર। કાવ્ય 21 માંથી ઠેકાણે પડવું, ધંધે વળગવું। આ શું થઈ ગયા ભાઈ? બધા
રૂઢિપ્રયોગના અર્થ. કયા નંબરનો પ્રશ્ન થયો? પ્રશ્ન નંબર 47, ક્વેશ્ચન નંબર 47. ચલો, ક્વેશ્ચન નંબર 47 બાદ ભાઈ આવી જઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 48. ફરીવાર કહું છું, આની પીડીએફ જોઈતી હોય તો ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર જાઓ, ડેક્સ એકેડમી સર્ચ કરો, ત્યાં જઈને ડીએમ માં લખો પીડીએફ. ચોક્કસ ત્યાંની પીડીએફ તમારા સુધી બને એટલું જલ્દી આપણે પહોંચાડવાનો અહીંયા પ્રયત્ન કરીશું. ચાલો, પ્રશ્ન નંબર 48 48 ઉપર आओ भाई, सामसिक शब्दों पर. सबसे पहला सामसिक शब्द का अर्थ क्या होता है, मैं खुद समझ लूं. देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 48 है. हाँ, चलो बच्चों, तो अब आता है यहां पर क्वेश्चन नंबर 48. जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, सामसिक शब्द. बराबर, क्वेश्चन नंबर 48. सामसिक शब्द क्या है बेटा? सामसिक शब्द का मतलब होता है एक शब्द दिया हुआ होगा आपने को, बराबर. आपने एक शब्द આપેલો હોય, એ શબ્દનો યોગ્ય અર્થ શોધીને લખવાનો, બરાબર. उसका असली मतलब क्या होता है वो ढूंढ के लिखना है, उसको बोलते हैं सामसिक. काव्य नंबर 1-2 से आएगा बेटा वैराग. वैराग यानी क्या बेटा? संसार पરની આસક્તિનો અભાવ. મેં વૈરાગ ધારણ કરેલું છે, मतलब मेरे को संसार से कोई भी चीज से कोई मतलब नहीं है, बराबर, तो એને વૈરાગ કહેવાય. પાઠ નંબર 2 છે પતરાળું. પતરાળું એટલે શું તમને નહીં ખબર હોય? અમે લોકો નાના હતા ને બેટા, ક્યાંક જમણવારમાં જઈએ તો પેલી પાંદરાથી बनावी थाली आती, बराबर. वो पत्ते जो होते हैं वो पेड़ वाले, ठीक है, ट्री वाले बेटा, उससे बनाई हुई थाली आती थी, उसको पतराड़ा बोलते थे. फिर अर्धोथित मतलब अर्धु ઊભું થયેલું. કોઈક વસ્તુ તમે નિર્માણ કરો એને પૂર્ણ થઈ હોય, અડધી બનેલી હોય તો એને કહેવાય બેટા અર્ધોથિત. પછી હાંડલી. હાંડલી એટલે શું બેટા? માટીનું પહોળા મોવાળું રાંધવાનું એક વાસણ, બરાબર. એક મોટું વાસણ હોય, બરાબર, પહોળા મોવાળું, એની અંદર ભોજન રાંધવામાં આવે. ક્ષિતિજ. ક્ષિતિજ એટલે શું બેટા? આકાશ અને પૃથ્વી મળતા દેખાય તે કાલ્પનિક રેખા. તમે કોઈ જગ્યા ગયા હો તો એવું લાગે સમુદ્ર વાળી ખાસ જગ્યા હોય, કે તમને એવું લાગે કે સમુદ્ર અને આકાશ, એટલે કે જમીન અને આકાશ એક જગ્યાએ છે ને ભેગા થતા હોય, ત્યાં પૃથ્વીનો અંત છે, તો એને ક્ષિતિજ કહેવાય, બરોબર. ક્ષિતિજ હોટલ વાળી નહીં, આપણે રાણીપડી હોટલ નહીં, ક્ષિતિજ. પ્રાતઃકાળ. પ્રાતઃકાળ એટલે બેટા સવારનો સમય. મિષ્ટ. મિષ્ટ એટલે બેટા મીઠાશ વાળું, પહેલા નહીં ગમતું મને, બરોબર. ચલો, 5 નંબર 2 સજ્જન બેટા, એટલે હું પોતે, બરાબર છે, સજ્જન, સારા માણસ. ત્યારબાદ બેટા દુષ્કર્મ, બરાબર છે. દુષ્કર્મ એટલે બધાને જ ખબર છે બેટા, ખરાબ કામ કરવું, ખરાબ કર્મ કરવું, બરાબર. એને શું કહેવાય બેટા? દુષ્કર્મ કહેવાય. પછી ભૂપતિ. ભૂપતિ એટલે કે બેટા શું? પૃથ્વીનો પતિ, બરાબર છે. પૃથ્વીનો પતિ એટલે ભૂપતિ. દુર્જન. દૂર એટલે શું બેટા? ખરાબ, અને જન એટલે માણસ, ખરાબ માણસ, એને કહેવાય દુર્જન. પછી આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ બેટા, દુભાષીઓ. દુભાષીઓ એટલે બેટા જે બે ભાષાનો જાણકાર, અને દુભાષીઓ કહેવાય. પછી સીડી. સીડી એટલે ઓચિંતા ઢીમણા થઈ આવતો એક રોગ, બરાબર છે. નાના નાના ગુમડા થઈ જાય બેટા, એને સીડી કહેવાય. પાટલુન. પાટલુન શું? યુરોપી ઘાટનો ચોરણો. ત્યારબાદ પાઠ નંબર 5 માંથી હૈયાફટ. હૈયાફટ શું છે ભાઈ? હૈયાફટ એટલે કે હૈયું ફાટી જાય, દિલ ફાટી જાય એવું. અન્ય મનસ્ક. અન્ય મનસ્ક શું છે? મન એક જ જગ્યાએ સ્થિર ન હોવું, બરોબર. એક જગ્યાએ તમારું મન સ્થિર ના રહે તો એને કહેવાય અન્ય મનસ્ક. પછી સિદ્ધ પુરુષ. સિદ્ધિઓ મેળવી હોય તેવો યોગી, બરાબર છે. ચિરાયુ. ચિરાયુ એટલે શું? લાંબી આવરદા વાળું, એટલે દીર્ઘ આયુષ્ય વાળું, જેની આયુ બહુ લાંબી હોય એને ચિરાયુ કહેવાય. પરંપરા બેટા, લાંબા કાળથી ચાલતો રિવાજ, બરોબર. અમારા ઘરમાં લવ મેરેજ ના થાય, અરેન્જ મેરેજ જ થાય, તો એ પરંપરા કહેવાય. ગામોટું. ગામોટું એટલે ગામનું ગોળપદું કરનાર, એને ગામોટું કહેવાય. ચલો, પછી બેટા બખિયો. બખિયો એટલે દોરાનો ટાંકો. પાઠ નંબર 6 માંથી છે સરાણીઓ. સરાણીઓ એટલે શું? તો કે સરાણ પર ધાર કરનાર, એને સરાણીઓ કહેવાય. રિયાઝ. રિયાઝ એટલે સંગીતના સુરોનો મહાવરો, બરોબર. સંગીતનો સુર વારે ઘડે રિપીટ કરો તો એને શું કહેવાય? એને રિયાઝ કહેવાય. અભોગ. અભોગ એટલે શું? ગીત ગાવા વિષયક ઢબકે રીતનું માપ, એને અભોગ કહેવાય. ગજ. 24 ઇંચ જેટલું માપ, એને ગજ કહેવાય. ખુદા પરસ્તી એટલે જે ખુદાને જાણકાર હોય એને ખુદા પરસ્ત કહેવાય. વીડી. વીડી એટલે ખડનું નાનું બીડ. પુડકા. પુડકા એટલે બેટા ઘાસના પૂડા. ભારો. ભારો એટલે શું? घास के लाकड़ा एकत्र કરીને બાંધેલું, बहुत सारी लकड़ियां वगैरह बांधी हो तो उसको बेटा भारो बोलेंगे, ठीक છે. પછી આવે પાલી. પાલી શું છે? પાલી એટલે કે ભાઈ અનાજનું એક માપ, એને પાલી કહેવાય. ત્યારબાદ માણું. પાલી કરતા મોટું માપ. દાતરડું. ઘાસ કાપવાનું એક ઓજાર. વનવાટ. વનવાટ એટલે વનનો રસ્તો અથવા વન તરફ જવાનો રસ્તો ભાઈ. ત્યારબાદ પાઠ નંબર 8 માંથી આવશે ભાઈ ટંકશાળ. ચલણી સિક્કા બનાવવાનું કારખાનું. સુબેદાર. સિપાહીઓની નાની ટુકડીનો અમલદાર. ખરીતો. સરકારી કાગળવાળું પરબીડિયું. તોલો. 10 ગ્રામથી સહેજ વધુ એને તોલો કહેવાય, ખબર ને? 1 તોલો, બરોબર. 10 ગ્રામથી થોડુંક વધારે હોય એને કહેવાય. ધર્મ ભાગીની. ધર્મની બેન. ભગીની કહેવાય, સોરી, ધર્મ ભગીની. ભગીની એટલે બેન કહેવાય. અવિશ્વાસ. વિશ્વાસ ન હોવો.
કાવ્ય નંબર 9 ઝંઝા. ઝંઝા એટલે શું બેટા? પવન સાથે વરસતો વરસાદ એને ઝંઝા કહેવાય. પીતાંબરી. પીતાંબરી એટલે પીળું અબોટિયું, પીળા રંગનું વસ્ત્ર પીતાંબર કહેવાય. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પીતાંબર ધારણ કરે છે એવું પણ કહેવાય, પીળા રંગના વસ્ત્રો પહેરે છે. 5-10 ગંડોલા એટલે સાંકડી ક્લામય હોડી. નિજાનંદ પોતાનો આનંદ. નિજ નિજ એટલે પોતાનું, આનંદ એટલે કે આનંદ, પોતાનો આનંદ. સહેલાણી આનંદ કરવા નીકળેલું હોય, ફરવા નીકળેલું એને સહેલાણી કહેવાય. કોઈ ગોવા જાય તો એને સહેલાણી કહેવાય. પછી મદમસ્તી કેફથી મસ્ત થયેલું. માણેક એક પ્રકારનું લાલ રંગનું રત્ન હોય, માણેક ચોક નહીં હો, એને માણેક કહેવાય. ત્યારબાદ શું છે બેટા? કેટલા છે આ? હવે થોડા જોઈ લઈએ. મન ચક્ષુ. મનરૂપી ચક્ષુ એટલે આંખો. તેજાના તજ લવિંગ મરી મસાલા વગેરે. લોથ નિષ્પ્રાણ ખૂબ થાકી ગયેલું, પ્રાણ વિનાનું, જેમ કે તમે અત્યારે થઈ ગયા છેલ્લા 4 કલાક લેક્ચર ભરીને. પછી અમૂલ્ય જેનું મૂલ્ય આંકી ન શકાય તેવું. તાદશ્ય આંખ આગળ ખડું થઈ જાય એવું, તમારા આંખની સામે કઈ ઉભું થાય તાદશ્ય કહેવાય. તુમુલ ભયાનક દારૂણ તોફાન એને તુમુલ કહેવાય. અનુપમ ખેર નહીં હો, જેની કોઈ ઉપમા આપી ન શકાય એવું અનુપમ. નિર્ભય એટલે કે ભય વિનાનું. અને વનાંચલ એટલે કે વનનો ભાગ. કાવ્ય 11 માંથી દાવાનળ. જંગલમાં જે આગ લાગે ને બેટા એને દાવાનળ કહેવાય, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ. કાવ્ય 12 માંથી પીઢેરિયું. પીઢેરિયું એટલે માટીમાંથી બનાવેલું એને પીઢેરિયું કહેવાય. ઘર વખરી આપણા બધાને ખબર છે, ઘરનો સામાન હોય એને ઘર વખરી કહેવાય, આ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ આવે. અંત્યેષ્ટિ. અંત્યેષ્ટિ કોઈનું મૃત્યુ થાય એના પછી જે વિધિ કરવામાં આવે એને અંત્યેષ્ટિ કહેવાય. કાવ્ય 13 માં અન્નપૂર્ણા. અન્ય પૂર્ણારી દેવી. કાલાગ્નિ સમયરૂપી અગ્નિ. પાઠ નંબર 14 માંથી ગાડી એટલે કે ગાડી હાંકનાર. વડાવીઓ. વડાવીઓ એટલે કે રસ્તામાં સંભાળ રાખનાર. ખીચડી ખાવું એટલે કે હલકી કોટીનું, બહુ હલકી કોટી વાળું એને ખીચડી ખાવ કહેવાય. ગોરસી દહીં દૂધ રાખવાનું માટીનું વાસણ એને ગોરસી કહેવાય. બેકાર. બેકાર એટલે શું ભાઈ? જે કામ વિનાનું હોય એને બેકાર કહેવાય. અકબંધ જેમનું તેમ હોય એને અકબંધ કહેવાય. બેફિકર મારા જેવું, ફિકર વિનાનું. પછી કાવ્ય નંબર 15 માંથી છે અક્ષાંશ રેખાંશ. પૃથ્વી પરની કલ્પિત રેખા. બરોબર, અક્ષાંશ રેખાંશ. તરુ વિટપ વૃક્ષની ડાળી. ગલ માછલા પકડવાનો આંકડો. બરોબર, પેલું હુક્કો હોય એને કહેવાય. ભૂલોકવાસી એટલે કે પૃથ્વી પર રહેનાર, એટલે આપણે બધા બરાબર એમને ભૂલોકવાસી કહેવાય. ચલો ત્યારબાદ બસ્પતરાજ આવ્યું છે ભાઈ, બહુ નથી આમાં. ચલો વનવાસ. વનવાસ શું? વનમાં રહેવું તેને વનવાસ કહેવાય. શૌર્ય ગીત. શૌર્ય જગાડનાર ગીત, બરાબર, દેશભક્તિ ગીત. ત્યારબાદ કસુંબો પાણીમાં ઘોળેલું અફીણ. મજદાર પ્રવાહની મધ્યધારા. મૃગજળ રણમાં દેખાતો પાણીનો આભાસ. મઠારવું સમજપૂર્વક લખવું. નિરાધાર જેનો કોઈ આધાર નથી એવું. દીનાનાથ એટલે ગરીબોનો નાથ ભગવાન. કુપુત્ર ખરાબ પુત્ર. મિતાહારી ઓછું જમનાર બેટા, જે ઓછું જમતો હોય. અજ્ઞાની જ્ઞાન વગરનું. સ્વેચ્છા એટલે તમારી પોતાની ઈચ્છા, એને સ્વેચ્છા કહેવાય. અદાલત ન્યાય માટેની કચેરી. મોચી ચામડું સીવાનો ધંધો કરે એને મોચી કહેવાય, બરાબર. સુથાર લાકડા ઘડનાર કારીગર. લુહાર લોખંડનો ધંધો કરનાર. ત્યારબાદ રાજનીતિજ્ઞ. રાજનીતિમાં ચતુર હોય તે. સદાચાર એટલે કે સારા આચાર. ત્યારબાદ પાઠ 20 માં મરહૂમ. મરહૂમ એટલે પૂર્વે અગાઉ થયેલું, પહેલેથી થઈ ગયેલું મરહૂમ કહેવાય. ત્યક્તા ત્યજી દીધેલું. ત્યજી દીધેલું તાગી દીધેલું. કરચલી ચહેરા પરની રેખા. ખીલો પશુ બાંધવાનો જમીનમાં ખોદીને બેસાડેલો હોય એને ખીલો કહેવાય. લાંભરડા પશુનો અવાજ. કાવ્ય 21 માંથી વાસી. આગલા દિવસોનું પડતર અને વાસી કહેવાય બેટા. ઉમરો એટલે આવજા કરવાની જગ્યા હોય એને ઉમરો કહેવાય. અને છેલ્લું આદિકાળ. સૃષ્ટિની શરૂઆતનો સમયનો હોય એને કહેવાય આદિકાળ. બરોબર, ટોટલ 98 આપણે જોયા ભાઈ, બધા જ પાઠના બધા જ કાવ્યના, બરાબર. આને બેટા કરી નાખીએ આપણે તો લગભગ આપણને વાંધો આવવો જોઈએ નહીં. સામસિક સમૂહ. अब आएगा भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 दैट इज कॉल्ड समानार्थी शब्दों, बराबर, सिनोनिम्स. चलो सबसे पहले बेटा काव्य 1 से समझते हैं अपने सारे समानार्थी शब्दों को. तो सबसे पहला है राग. राग का मतलब होता है भाई प्रेम, दैट इज लव. तरણું घास, बरोबर, ग्रास. देन आफ्टर निर्मल दैट इज पवित्र, होली. मिथ्या नकामो बेटा, यूजलेस. वैराग वैराग्य, बराबर. थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, बराबर, कि जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं उसको क्या बोलेंगे? वैराग्य या फिर वैराग्य बोलेंगे. दुर्जन खराब मानस, बराबर, जो अच्छा इंसान नहीं है वो. तासीर. तासीर का मतलब होता है स्वभाव, दैट इज कॉल्ड प्रकृति, बरोबर. संपत संपत्ति. हुंपद अभिमान. साहिबी जहोजलाली. साहिबी का मतलब होता है जब आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा हो, दैट इज कॉल्ड साहिबी, बरोबर. अमीरी चल रही हो वो. लेस लेस जरा, बरोबर. लेस मात्र पण संकोच नहीं, जरा पण संकोच नहीं ऐसा. दुष्कर्म खराब कर्म.
સુરા સુરવીર અથવા બળવાન, ભાગ્ય તો નસીબ અથવા લેખ, ધૂળ રજ અથવા રેણુ. ત્યારબાદ બેટા શું તો કે આગળ જુઓ, બરોબર, કાવ્ય એકમાંથી જ આલોપ. આલોપ એટલે કે અલોપ, સોરી અલોપ અમને દેખાવ બેટા થોડી દેર પહેલા અદ્રશ્ય, બરોબર, ઇનવિઝિબલ બેટા. તાપખી છીંકણી, નાખુશ ઉદાસ, કાયા શરીર લકીર રેખા, ચિરાયુ દીર્ઘાયુ, અંધકાર that is અંધારું, તમસ. પછી રાજા નૃપ અને ભૂપ. ત્યારબાદ વિકટ મુશ્કેલ, વસ્ત્ર કપડું, ઝેર એટલે કે વિષ. બરાબર, આ થઈ ગયા બેટા અહીંયા કાવ્ય નંબર સોરી પાઠ નંબર એક, કાવ્ય નંબર 1 માંથી. હવે બેટા આપણે આવીએ પાઠ નંબર 2 તરફ. તો જુઓ ભાઈ, પાઠ નંબર 2 ની અંદર આપણે જોવા જઈએ તો પાઠ નંબર 2 માં સૌથી પહેલા છે રાત. રાત અથવા રંક કહેવાય એને, ગરીબ. પછી ધતિંગ, ધતિંગ એટલે શું, ઢોંગ. હરકત વાંધો, શુદ્ધાંત સહિત, આવડ આવડત, તાપ એટલે દુઃખ, ઔષધ દવા, મતિ એટલે બુદ્ધિ, મ્લાન એટલે ઉદાસ, દેવતા અનલ અગ્નિ. બરાબર. ત્યારબાદ બેટા પાઠ નંબર 4 માંથી વિલાયત. વિલાયત એટલે પરદેશ વિદેશ, તરજુમો ભાષાંતર, કોટડી ઓરડી, દસ્તુર રિવાજ ધારો, તસ્દી તકલીફ મહેનત, ઢબ રીત પદ્ધતિ, મુકર્રર નિશ્વેત, સાદ એટલે કે અવાજ, પોશાક વેશ, ઉપકાર આભાર, સ્મરણ એટલે કે યાદ. પાઠ નંબર 6 માંથી જુઓ બેટા રિયાસ એટલે મહાવરો, સાદ એટલે સાધન, સચ એટલે સાચું, ફિરસ્તો દેવદૂત, ખુદા પરમેશ્વર ભગવાન, દુઆ એટલે આશીષ, મજહબ ધર્મ, અવસાન નિધન મૃત્યુ. बराबर, भय એટલે કે બીક. तो ये हो गया बेटा यहाँ पर पाठ नंबर 6 तक. चलो આગળ કાવ્ય નંબર 3 ની અંદર જોઈએ બેટા તો શાળા. શાળા એટલે કોણ બેટા? સમજદાર વ્યક્તિ. આપણે નોર્મલ ભાષામાં વાપરતા હોઈએ છીએ શબ્દ સમજદાર. તમા કાળજી, કંચન સોનું, નેત્ર આંખ. બરોબર. પછી બેટા આકાશ, નભ ગગન, નિશાળ શાળા, હાથ હસ્ત અને કર. આ પાઠ નંબર 5 માંથી. ચલો ત્યારબાદ બેટા કાવ્ય નંબર 7 માં શું છે? ભારડી. ભારડી એટલે શું? ભાર વજન. પેટડું પેટ, હીર તેજ અથવા રેશમ, પુડકા ઘાસના પૂડા, વનવાટ વનનો રસ્તો, વટે માર્ગું રસ્તે જનાર વ્યક્તિને વટે માર્ગું કહેવાય, સોનું કનક હેમ, રૂઠવું રીસાવું. આમાં સામસિક શબ્દો અને સમાનાર્થી શબ્દો ઓલમોસ્ટ એક જેવા જ છે. બરાબર. 10 માંથી માણેક એટલે લાલ રંગનું રત્ન, નાદ અવાજ, ભૂમિ જમીન, પર્ણોપાન, ચક્ષુ આંખ, દામ કિંમત, પંખી પક્ષી, નિર્ભય ભય વગર, મુલક એટલે કે પ્રદેશ. પાઠ 12 માંથી ક્લેડી એટલે તાવડી, આયપત મૂડી, અચબો નવાઈ, માચીકા ખાટલો, પરોજન એટલે ભાંજગર, તાચ ઓછું, અબળખા ઈચ્છા, લગન સુધી, ફોકટ એટલે કે નકામ. બરાબર. હવે બેટા આવીએ આપણે પાઠ નંબર 8 તરફ. બરાબર છે. ઘણા બધા છે આની અંદર, બરાબર સમજી લઈએ આપણે. સૌથી પહેલા આપીકી એટલે પોતાની, ફરમાન એટલે હુકમ, ધોકા તો દગો ધોખો, પ્રપંચ કપટ, ભગીની થોડીક વાર પહેલા જ કીધું આપણે, બહેન. ત્યારબાદ કાળજી સંભાળ અથવા દેખરેખ, મસ્કરી મજાક, આડ આરોપ આક્ષેપ, ચિંતા ફિકર, ભૂલ ક્ષતિ દોષ, દિલ હૈયું ઉર હૃદય, બુદ્ધિ એટલે મતિ. ત્યારબાદ બેટા વેણું વાસણી, ચિત્ર છબી, નમણું નાજુક, રસ્તો એટલે પથ અથવા માર્ગ, રાત રજની, ઘોડા અશ્વ, સરોવર તળાવ, સફેદ ધવલ અથવા શ્વેત, પ્રભાત સવાર, તાદ્રશ્ય આબેહુ, વિપુલ પુષ્કળ, તુમુલ એટલે કે ભયંકર. નેક્સ્ટ પછી વલોપાત ચિંતા, ભરોસો વિશ્વાસ, શીખ સલાહ, દર્દ પીડા વેદના વ્યથા, સૂરજ ભાનુ દિનકર સૂર્ય. આ બે મોસ્ટ આઈ એમ પીઓ ભાઈ. ચલો ત્યારબાદ કાવ્ય નંબર 13 માં હરિત એટલે લીલું, અનિલ પવન, જીર્ણ જૂનું, વ્યોમ એટલે કે આકાશ, સુમન પુષ્પ ફૂલ, ભૈરવ મિત્ર. બરોબર. ચલો પછી ભાઈ કાવ્ય નંબર 9. બહુ નથી ફટાફટ આપણે પતી જશે. બરાબર છે. મેગા લેક્ચર છે ભાઈ, સમય તો લાગવાનો જ છે આપણો, સ્વાભાવિક છે. ત્યારબાદ કાવ્ય નંબર 9 માંથી પિયા. પિયા એટલે શું ભાઈ? પતિ. બંસી વાંસળી, સરિતા નદી અથવા તટીલી, તીર તટ કિનારો, સોલણું સ્વપ્ન, સાગર જલ્દી ઉદધી અથવા સમુદ્ર. કાવ્ય 11 માં સેન એટલે સૈન્ય, જ્વાળા અગન અગ્નિ, ઉચાળો સામાન, હૈડા હૈયા, 10 દિશા, વન એટલે કે જંગલ. ત્યારબાદ શંભુ તો શંકર, તૃણઘાસ, માવડી માતા જનેતા જનની સ્મૃતિ યાદ. પાઠ 14 માંથી વાટ રસ્તો, સંમતિ એટલે રજા અથવા પરવાનગી. ચલો છેલ્લા 2 પેજ જોઈ લઈએ આપણે. બરોબર. ઉપરવાળા પાઠ કાવ્યોના આધારે છે. અહીંયા પણ શું છે? કુણ. કુણ એટલે શું ભાઈ? તો કે કુણ એટલે કોણ? છોરું તો છોકરું, ભો ભો એટલે ભય, નિર્ભય ભય વિનાનો, તરવાર તલવાર, ઉમંગ ઉત્સાહ, વૈતરું મજૂરી, બેફિકર એટલે ફિકર વિનાનું, પોરો આરામ, રૂડું સારો, ચ્યમ એટલે કે કેમ, જણસો તો ઘરેણા, શાક
તો શું ભાઈ? આબરૂ. ચલો ત્યારબાદ આગળ જઈએ આપણે. પછી સાબધા તૈયાર સચ, આંખ એટલે લોચન નયન, તલવાર ખડક, ચંદ્ર એટલે શશી અથવા સોમ. ચલો ત્યારબાદ અહીંયા આવી જઈએ આપણે. પરસાળ. પરસાળ એટલે શું ભાઈ? પરસાળ એટલે અહીંયા ઓસરી. સુર તો અવાજ, રુચિ રસ, ઉપદ્રવ ત્રાસ, તમરા આગિયો, યુદ્ધ જંગ, હરોળ, હાર અથવા પંક્તિ. ત્યારબાદ એમાં ને એમાં પમરાટ એટલે મહેક, વર્ણાગી એટલે છેલ બટાવ. હવે કાવ્ય નંબર 17 માં જોવા જઈએ આપણે તો કાવ્ય નંબર 17 માં સંગ એટલે સોબત સહવાસ, દરિયો સમુદ્ર, જીવતર જીવન, છોડ મોજુ તરંગ, કેફ એટલે નશો. પાઠ 19 માં આવીએ આપણે. પાઠ 19 માં શું છે? કુથલી એટલે નિંદા, ફરમાન હુકમ, ચૌટે એટલે કે બજાર, ભરણ પોષણ ગુજરાન, કાળ સમય, એવી પણ આળસુ, નિદ્રા એટલે ઊંઘ, નામના ખ્યાતિ, દિલગીર, ગમગીર, અનાદર એટલે અવગણના. ચલો ત્યારબાદ આવીએ પાઠ નંબર 18 ઉપર અને પાઠ નંબર 20 ઉપર. પહેલા કાવ્ય 15 પતાવી લઈએ આપણે. કાવ્ય 15 માં શું છે ભાઈ? કર એટલે હાથ, તરુ વૃક્ષ, વિટપ એટલે ડાળી, ભરડો મતલબ આલિંગન, ટીશી કૂપળ, નીર પાણી, જલધી સમુદ્ર, પાદ ચરણ અને પગ. પાઠ 18 માં સુધ એટલે સંભાળ, બાની એટલે ભાષા, અવર એટલે બીજો, કિંકર તો ચાકર, કુપુત્ર ખરાબ પુત્ર, દુશ્મન શત્રુ, અવગુણ ખરાબ ગુણ, દોષ ગુનો, માધુર્ય મધુરતા, ક્ષતિ ભૂલ, અમૃત એટલે અમૃત અથવા પિયુષ, ઉપેક્ષા તો અવગણના. ત્યારબાદ દાવો. દાવો તો શું ભાઈ? હક અથવા તો માલિકી. બરાબર છે. પ્રકૃતિ સ્વભાવ, માર્મિક એટલે કે ચોરદાર. ત્યારબાદ પાઠ નંબર 20 માં માજી. માજી એટલે શું ભાઈ? અહીંયા માજી એટલે એમાં ત્યક્તા એટલે ત્યજી દીધેલું, ત્યાગી દીધેલું, સઘરિયા સકુટુંબ, પત્તુ કાગળ, ભૂમકા ધરતી, પંડ એટલે કે શરીર, આપદા મુશ્કેલી, માળી માતા, આભાર ઉપહાર, ભણતર અભ્યાસ, સ્ત્રી નારી અબડા, પૈસા ધન અને સંપત્તિ. ત્યારબાદ માયા એટલે પ્રપંચ. ચલો છેલ્લા પેજ ઉપર આવીએ આપણે. કાવ્ય નંબર 21 માં શું છે? સોડમ. સોડમ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શબ્દ છે. સુગંધ થાય. હવા એટલે પવન અને વાયુ. ધ્વનિ એટલે અવાજ, આ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. રવ પત્ની બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ભાર્યા સધર્મચારિણી. કમર એટલે હું પોતે. આદિકાર એટલે કે આરંભકાર. બરાબર. આ રીતે ક્વેશ્ચન નંબર 49 સમાનાર્થી શબ્દો પૂરા થાય છે. હવે જઈએ આપણે क्वेश्चन नंबर 50 विरोधार्थी तरफ, बराबर ऑपोजिट में तरफ। चलो बेटा, इसके बाद में आएगा क्वेश्चन नंबर 50 दैट इज कॉल्ड विरोधार्थी शब्दों। હવે વિરોધી શબ્દ સૌથી પહેલા કાવ્ય નંબર 1 માંથી જીતવું તો એનું ઓપોઝિટ થાય વિરોધી થાય હારવું। આલોક પરલોક, આશા નિરાશા, દુર્જન સજ્જન, નિર્મળ એટલે કે મલી। ચલો ત્યારબાદ ભાઈ આગળ અહીંયા આપણને આપેલું છે કે સૂરવીર તો કાયર, ઉદ્યમી તો આળસુ, ચડતી પડતી, ખુલ્લું બંધ, રાજા રંગ, ખીલવું કરમાવું, સજ્જન દુર્જન, જન્મ એટલે કે મૃત્યુ, આથમવું તો ઉગવું, ઝેર અમૃત, અંધકાર ઉજાસ, નિષ્ફળ સફળ, અજાણ્યા તો જાણીતા। ચલો અહીંયા ધ્યાન, હવે પાઠ નંબર 2 તરફ જઈશું આપણે। પાઠ નંબર 2 માં છે પ્રાતઃકાળ એટલે કે સવાર, બરોબર, તો સાંજ એટલે કે સંધ્યાકાળ, કૃષ્ણ પક્ષ તો શુક્લ પક્ષ, ઉતાવળા ધીમા, કર્મી અકર્મી, મીઠું તો કડવું, છેલ્લા પહેલા, રીસાવવું મનાવવું, પાછળ આગળ, મેલા ઉજળા, શાંતિ અશાંતિ, દુઃખ તો કે ભાઈ અહીંયા સુખ, ત્યારબાદ ગાંડી તો ડાહી, પ્રશ્ન તો ઉત્તર, અને કુંવારા તો પરણેલા। ચલો પાઠ નંબર 4 માંથી લઈ લઈએ ભાઈ આપણે। ઉપકાર તો કે ભાઈ અપકાર, અલ્પ અધિક, સંતોષ અસંતોષ, મૂંગા વાચળ, બીકણ બહાદુર, વિશ્વાસ અવિશ્વાસ, ગાંડો ડાયો, હાસ્ય તો રુદન, સ્મરણ તો વિસ્મરણ। ચલો ત્યારબાદ ભાઈ આવી જાઓ અહીંયા પાઠ નંબર 6 મુશ્કેલ તો કે સરળ, સફળતા તો કે ભાઈ અહીંયા નિષ્ફળતા, દુઆ બદુઆ, ઉદાસ પ્રસન્ન, આધાર નિરાધાર, રાજી નારાજી, શક્તિ અશક્તિ, દુઆ શાપ, ખાનગી જાહેર, નાનપણ અને મોટપણ। ચલો ભાઈ ત્યારબાદ આવી જાઓ અહીંયા આપણા આગળના કાવ્ય નંબર 7 પાઠ 5 અને પાઠ 8 ને પણ આપણે જોઈ લઈએ। પહેલામાં પહેલું પાઠ 5 માં સંયુક્ત તો વિભક્ત, અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતા, ચિરાયુ અલ્પાયુ, પશ્ચિમ પૂર્વ। કાવ્ય 7 માં હિંમત ના હિંમત, સ્વાર્થ પરમાર્થ, 8મા પાઠમાંથી ચિંતિત નિશ્ચિત, નિંદા અને પ્રશંસા। કાવ્ય 3 માં બળવાન અને નિર્બળ આપણને આપેલું છે, આગળ જોઈ લઈએ જો હોય તો। યસ છે ભાઈ કાવ્ય 3 માં આગળ શું છે ભાઈ? કાવ્ય 3 માં છાનું એટલે છુપાયેલું, બીજું જાણીતું, સુંદર એટલે કે કદરૂપું, પાપ પુણ્ય, નિસ્વાર્થ સ્વાર્થ, જય પરાજય, જૂઠું સાચું, લાભ ગેરલાભ, આદિકાળ અંતિમકાળ, ભણેલા અભણ। પાઠ 12 માંથી નિવૃત્ત પ્રવૃત્ત, છાયો તડકો,
અંત શરૂઆત, પોચા સખત, પરિચિત અપરિચિત, રસ નીરસ, ઉગવું આથમવું. કાવ્ય 17 માં લઘુ ગુરુ, તડકો છાંયડો, અમૃત વિષ, તરવું અને ડૂબવું. બરાબર છે. ચલો ત્યારબાદ બેટા કાવ્ય નંબર 9. કાવ્ય નંબર 9 માં પોઢેલી. પોઢેલી એટલે કે બેટા સૂતેલી, તો આનું ઊંધું જાગેલી. ભૂખ્યા જમેલા, માલિક તો નોખા. કાવ્ય 13 માં સ્મૃતિ વિસ્મૃતિ, વિરહ મિલન, હરિત સૂકું, વ્યોમ ધરતી, મીઠા કડવા, ભેરું તો કે દુશ્મન. ભેરું તો મિત્ર હતું, તો સામે દુશ્મન. ત્યારબાદ કયું છે ભાઈ આ બાજુમાં છે પાઠ નંબર 18 માં અવગુણ. તો અવગુણ માટે આવે ભાઈ સદગુણ, રાજી નારાજી, અઘરો સહેલો, મુક્તિ બંધન, ભીનું સૂકું, અરંગા ભેગા, કિંકર એટલે કે માલિક. બરાબર. ચલો ભાઈ કયું થઈ ગયું છેલ્લે? પારદર્શ થઈ ગયું કે બાકી હતું? ઓકે. પાઠ નંબર 10 માં દુર્ભાગ્ય તો સદભાગ્ય, નિરર્થક તો સાર્થક, અમર તો નાશવંત, દ્રશ્ય અદ્રશ્ય, અન્યાય તો ન્યાય, શીતળ તો ઉષ્ણ, કરુણ હાસ્ય, આશીર્વાદ શાપ, સત્ય તો અસત્ય. ચલો પાઠ નંબર 14 માં ઝેરનું અમૃત. પાઠ 19 માં કાળજી બેકાળજી, સ્વતંત્રતા પરતંત્ર, ઉપયોગી બિનઉપયોગી, હલકી ભારે, પવિત્ર પાપી. ના, આ ખોટું છે. પવિત્રમાં અપવિત્ર. બરોબર. પવિત્રમાં શું આવે ભાઈ? અપવિત્ર. કેમ આવું છે? અપવિત્ર. ચલો રે. આનંદ તો શોક, અણસમજ તો સમજ, વિદાય તો શું થશે અહીંયા ભાઈ? આગમન થશે. ચલો ત્યારબાદ અંત તરફ આપણે પહોંચી ગયા છીએ વિરુદ્ધાર્થી શબ્દોમાં પણ. કાવ્ય નંબર 11 માં રૂપાળા તો કે કદ રૂપા, રસવાળા રસહીન, આભ તો ધરતી, આભ એટલે આકાશ, વાસી તો તાજુ. પાઠ નંબર 16 માં બરોબર છે. અહીંયા શબ્દ નથી લખાયો મૌખિક, તો એનું વિરોધી થાય લેખિત. ચલો ફરજિયાત તો મરજિયાત, જાહેર ખાનગી, સુગંધ દુર્ગંધ, ભૂલવું તો યાદ કરવું. આદિ તો અંતિમ, સફેદ કાળું, ઠીક અઠીક. બરોબર. રાજીપો નારાજગી, બંધ એટલે કે ખુલ્લું. આ રીતે ક્વેશ્ચન નંબર 50 પ્રશ્ન નંબર 50 આપણા વિરોધી શબ્દો પૂરા થાય છે. આગળ ક્વેશ્ચન नंबर 51 तरफ આપણે અહીંયા જઈએ तो बस क्वेश्चन नंबर 50 विरुद्धार्थी शब्दों के बाद में अब हम आते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 51 में. क्या है क्वेश्चन नंबर 51 भाई? નીચેના વાક્યોમાં કયા વાક્યની વાક્ય રચના ખોટી છે તે જણાવો. Now what is the meaning of વાક્ય રચના? वाक्य रचना that means सेंटेंस पैटर्न. देखो बेटा सेंटेंस पैटर्न अगर आपको थोड़ा बहुत भी गुजराती समझ में आता है तो यहां पर देख के समझ जाओगे आप. मैंने आपको वीडियो जब स्टार्ट हुआ तभी बताया था कि अगर पूरे साल हमने कुछ भी नहीं किया है गुजराती में और हम ये दिमाग में बात सोचे कि इन वन शॉट सारी चीजें हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएं, तो भाई वो क्लियर तो होंगी, बट आपको जो यहाँ पर हॉलीडेज आपकी छुट्टियां मिली हुई हैं उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर टू प्रॉपर आपको करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस यहाँ पर गुजराती सब्जेक्ट की आपको करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे साल आपने जो है वो ना के बराबर इसके ऊपर ध्यान दिया है. चलो अब चेक करते हैं कि भाई नीचेना वाक्यों में कया वाक्य नहीं वाक्य रचना खोटी है ये अपने को तपासना है. क्वेश्चन नंबर मैंने बताया 51. जैसे अलंग एक बंदर है तो मेरे को यहाँ कोई मिस्टेक नहीं दिख रही है. अलंग एक बंदर है. बंदर इज व्हाट? पॉल्ट. ठीक है. यस बिल्कुल है. सेकंड તમે અમારા ઘેર सहकुटुंब साथे आवजो. मैंने यहां पर बताया आपको थोड़ी देर पहले भी एक टॉपिक के अंदर कि सहकुटुंब और साथे एक साथ आ सकता नहीं है. या तो सहकुटुंब ही आएगा या तो कुटुंब साथे ही आएगा. तो भाई ये है मेरा यहां पर रॉन्ग सेंटेंस, मतलब इसकी वाक्य रचना खोटी है. मेरा आंसर यहां पे ये मिल चुका है. ठीक है. सी और डी भी देख लेते हैं. रमेश पारेखे घना गीत लख्या छे करेक्ट है. सविनय आपने हूं आ हकीकत जणावुं छुं ये भी करेक्ट है. तो क्या करेक्ट नहीं था? ये सह और साथे आ सकता नहीं है तो इसकी वाक्य रचना गलत है. दैट इज रॉन्ग सेंटेंस. बोलो रेडी. चलो नेक्स्ट आते हैं भाई यहां पर सेकंड पे. पेन खोवाई गई है. करेक्ट है भाई, कोई गलती नहीं है. पेन खोई गई है तो खोई जवा दो. ચોપડો ખોવાયો છે બિલકુલ. અહીં શુદ્ધ ઘી મળે છે. સહી है. અહીં ઊંટ કે બકરી આવ્યા નથી. અહીં ऊंट के बकरी आव्या नहीं. यहां पर बेटा जो है ये वाक्य रचना अपने को रॉन्ग लग रही है. यहां पर ये सेंटेंस पैटर्न सही नहीं है. ठीक है. देन थर्ड, लाज ढांकवा कलेड़ी ने पेट ढांकवा लंगोटी. बरोबर. लंगोटी भाई पेट ढांकने के लिए तो होती नहीं है, वो सीधी सी बात है. लंगोटी होती है लाज ढांकने के लिए. तो भाई सेंटेंस उल्टा पुल्टा है. दैट मीन्स अपना करेक्ट आंसर यहां पे बन जाता है. यही सेंटेंस रॉन्ग है और जो रॉन्ग है वो अपना राइट आंसर है. અમારી શાળામાં રમોત્સવ ઉજવાઈ ગયો. સહી है. એક દિવસ મારે સારું મગ રાંધીને લાવ્યા. બિલકુલ સહી है.
એમની સાધના જ એવી હતી કે સૌને ઝાંખા પાડી દે, એ બી સહી है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखो भाई, एक मंदिરની આગળ નાનકડો બગીચો છે। भाई મંદિરની આગળ एक નાનકડો बगीचो છે, ऐसा लिखा हो तो समझ में आता है। एक मंदिરની આગળ नानकड़ो बगीचो क्या होता है? तो यही है बेटा अपनी रॉन्ग वाक्य रचना वाला यहाँ पर सेंटेंस, यानी ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही थे तो वहां कोई चेंजेस नहीं है। फिर तो देखो, क्रोध અને અશ્રુથી સુંદર ભરેલી ચાલી ગઈ। सुंदर क्रोध અને અશ્રુથી ભરેલી ચાલી ગई लिखा होता तो सही था। तो यहां पर ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रॉन्ग सेंटेंस, यानी हमारे लिए करेक्ट आंसर। चलो 6 नंबर देखो, त्यारे बीजू कौन होय? सही है भाई, कोई गलत नहीं है इसमें। तू मारू नाम नहीं बोले ने, ये भी सही है। हूं वड़ावीए आऊं तो चालसे सेठ, ये भी सही है। घर तो प्रयोग में ज थाय, ऐसा थोड़ी होता है। प्रयोग तो घर में ज थाय, ये होता है, बरोबर। एक्सपेरिमेंट घर में करेंगे बेटा, घर में एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ठीक है, चलो एक्सपेरिमेंट में घर से आइए। तो ऑप्शन डी जो है ये रॉन्ग है, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। समझो, वाक्य रचना जो है, सेंटेंस पैटर्न जो है, वाक्य उल्टा सुल्टा है, आगे पीछे है बेटा, तो यही हमारे लिए यहाँ पर खोटी वाक्य रचना, यानी कि रॉन्ग सेंटेंस पैटर्न वाला यहाँ आंसर बनेगी। चंद्रना अजवाड़ामां तरवार झांखू हरखी रही, सही है। छलांग मारतो राड़ देनार नाळमां खड़ो थयो, ये भी सही। बहन जोखम आटलू बधु साथे ना लाववू जोईए, यहाँ पे लफड़ा है भाई। बहन जोखम आटलू बधु साथे ना लाववू जोईए, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे, बराबर। तो ये हमारे लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे यहाँ पर देखते हैं, आखी जिंदगी में बे खाटलानोए वेत न कर्यो तमे, सही है। हारू तारे मागो एमनी पाहे हूं जोऊं छू, ईशु चेवोक आलवा आवे छे ते, ये भी सही है भाई। तमारू ते भमी गयुं छे ता पाधर में आंबा रहता हशे, और लास्टे ता लागण जीवो आ आंबा हाचवाना, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 9 नंबर, અહીંથી ઉઠ્યા છો તો ઈશ્વરના સોગન, કરેક્ટ है भाई। સત્યનો અંત થાય જ જાય, બરોબર। સત્યનો અંત થાય જ જાય, જાય नहीं, एक्चुअली ये जय होगा यहाँ पे, बरोबर है, कि सत्यनो अंते जय ज थाय, बरोबर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारे लिए भाई करेक्ट आंसर। चलो लास्ट देखते हैं 10th नंबर का, यहाँ पर वारू एक बार बराबर विचार करी लो, सही है भाई, कोई यहाँ गलती नहीं है। पर आजे ए क्या छे? ए आखरे थाकी ज ने, ये भी सही है। तमे ज मारे मन बधु छो पछी मारे बीजा कशानी सी जरूर छे, सही है। यहाँ पे लफड़ा लग रहा है भाई। बे हसमुख ने दिवसथी पान लावવાનું याद करावा छतां એ ભૂલી જ જતો હતો। एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था कि हसमुख ने 2 દિવસથી પાન લાવવાનું याद कराव्या छतां એ ભૂલી જતો હતો। तो क्या सीखा भाई हमने? क्वेश्चन नंबर 51 કે ભાઈ ખોટી વાક્ય રચના વાળા વાક્યો જે છે તે આપણે અહીંયા શોધીને લખવાના હતા। ચલો 52, નીચેના શબ્દોમાં સાચી જોડણી વાળા શબ્દ શોધો। હવે આમાં સમજો ખાસ, इसमें ये है 52 में करेक्ट जोड़नी वाला जो है वो शब्द ढूंढना है, और 53 में जो है वो खोटी यानी कि रॉन्ग जोड़नी वाला शब्द अपने को यहां पर ढूंढना है। ठीक है, चलो इसके भी कुछ एग्जांपल्स लिए हैं और हमने 53 के भी कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं। सबसे पहले यहां पर 52 के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, ठीक है, कि भाई करेक्ट वाले में यहां क्या क्या आ सकता है। चलो एक एक करके भाई यहां पे देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। 4 वर्ड्स दिए अपने को दृष्टांत से। अब इनमें से जो करेक्ट वाला दृष्टांत है वो ऑप्शन नंबर ए है। करेक्ट वाला दृष्टांत कौन सा है भाई? यहां पर ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट दृष्टांत है अपने लिए। आशीर्वाद, सुतराव, भूलामणी, नवलिका, इसमें से करेक्ट ऑप्शन नंबर ए आशीर्वाद है। ये खास देखना है जोड़नी में। जोड़नी में सबसे ज्यादा यहां प्रैक्टिस चाहिए होगी, और जितने ज्यादा वर्ड्स आपने देखे होंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। दृष्टांत और आशीर्वाद दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहां निकल के आते हैं। तर्जुमों के लिए यहां पर ऑप्शन नंबर ए वाला तर्जुमा जो है वो करेक्ट बनेगा। फिर विद्यार्थी, परीक्षा, अनुस्वार और नगर पालिका के अंदर जो अनुस्वार है ऑप्शन नंबर सी, वो यहां पर करेक्ट है। अभिव्यक्ति की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ जो अभिव्यक्ति वाला जोड़नी है वो सही है। निमित्त के लिए भी ऑप्शन नंबर ए वाला जो निमित्त दिया हुआ है भाई वो यहां पे सही है। यहां पे सही वाला करेक्ट वाला अपने को ढूंढ लिखना है, साची जोड़नी की दी है। चलो उसके बाद देखो, यहां गुरु पूर्णिमा शीर्षक, विटामिन, अभिप्राय में शीर्षक जो है वो करेक्ट लिखा हुआ है। हेमंत, प्रशंसा, कार्यक्रम और शिष्य में कार्यक्रम की जोड़नी बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर सुध बुध, मर्दानगी, सिखामण और सन्मुख में सिखामणी जो है भाई वो यहां पर करेक्ट है। प्रवृत्ति, निखालसता, सिद्ध पुरुष और फानस में प्रवृत्ति की जोड़नी बिल्कुल सही है। चलो थोड़े से और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर
सुदबुद, मर्दानगी, शिखामण और सन्मुख, ये तो हमने देख लिया यहाँ पे। हाँ, ये देखो भाई, निर्झरिणी, दिवासणी, निरसणी अने शुश्रूषा, इसमें ऑप्शन ए जो निर्झरिणी है ये भाई करेक्ट है यहाँ। प्रवृत्ति, निखालसता, सिद्ध पुरुष फानस में प्रवृत्ति हमने देख लिया। दुश्मन, किंकर, कुपुत्र और माधुर्य में माधुर्य सही है भाई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी का। देन शिथिल में ए वाला शिथिल सही है। दृष्टिकोण, उणप, वास्तविकता और मार्मिक में उणप भाई यहां सही है। और लास्ट वाला सहधर्मचारिणी, दिनीकर, नाराजगी और जल्दी में सहधर्मचारिणी, ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट आता है। कौन सा क्वेश्चन है जोड़नी का? साची जोड़नी शोधीने लखो, यानी क्वेश्चन नंबर 52। अब 53 देखते हैं भाई, यहां क्या है? खोटी जोड़नी वालों शब्द शोधो। भाई वीडियो के एंडिंग के अंदर हम आ चुके हैं, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना बड़ा जरूरी हो जाएगा। और बाकी कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जो है वो हमें बताना है। सोना बिल्कुल नहीं है, हमें जागते रहना है, ठीक है। गुजराती की एग्जाम 7 डेट को हमारे सामने आ चुकी होगी, और ऐसे ही सोते रहे भाई तो कल्याण होना है हमारा। चलो, खोटी जोड़नी ढूंढनी है अब हमें यहाँ पे। अब देखो, खोटी जोड़नी ढूंढने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? देखो, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। कौन सा खोटी है यहाँ पे? मिताहारी सही है, जिंदगी सही है, औसत सही है। आयुष्य की जोड़नी भाई खोटी है यहाँ पे, ठीक है। आयुष्य इस तरह से नहीं लिखा जाता है। आयुष्य को लिखना हो तो आयुष्य को करेक्ट वे में इस तरह से हम लिखते हैं कि आयुष्य, बराबर है। ये वाला आयुष्य भाई गलत लिखा हुआ है। चलो, सेकंड वाला अगेन खोटी जोड़नी, औजार, शिखामण, में ऐसे ही बोलता हूं सी और डी देखे बिना। औजार हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। औजार नहीं होता, औजार होता है। क्या होता है? औजार, बराबर, टूल्स। तो औजार यहां पर जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। चलो, उसके बाद में थर्ड नंबर पे चलते हैं भाई। फिर मिताहारी, राजनीतिज्ञ, सहलाणी अने स्मृति सूचन। तो सीधी सी बात है, स्मृति सूचन यहां पर जो है वो रॉन्ग जोड़नी हमारी बन रही है। चलो, फोर्थ नंबर पे आते हैं। परिस्थिति, जरूरियात, द्वेष। द्वेष ऐसे नहीं लिखा जाता बच्चों, अगर करेक्ट वाले में पूछते हैं तो दिमाग में याद रखना, द्वेष ऐसे लिखते हैं, द्वेष, बरोबर। द और फिर अर्धा व होता है, तो ये यहां पर रॉन्ग दिया हुआ है हमें। चलो, फिफ्थ नंबर में उत्तम मिजाज, भक्ति अने शरणाई। शरणाई में ये स नहीं आता है, गुजराती मीडियम में इसको ससले वाला स बोलते हैं, उसकी जगह हमें शरणाई का स ऐसे लिखना होता है, शरणाई। ये करेक्ट है, ये वाला शरणाई यहाँ पे गलत दिया है, बाकी तीनों सही है। चलो, सिक्स नंबर में जिंदगी, विश्वास, आश्चर्य और पुरुषार्थ, ठीक है। अब देखो, पुरुषार्थ में क्या गलती है भाई? यहां पर सबसे पहले ये पु, उसके बाद रू, शार्थ, इस तरह से करेक्ट पुरुषार्थ लिखा जाता है। दैट इज वाई ये वाला पुरुषार्थ जो है भाई ये यहां पर रॉन्ग बनता है। नेक्स्ट देखो भाई, यहां पर क्या है? मौलिक, पुष्पगुच्छ, युक्तिपूर्वक और अभिगम। अभिगम में एक्चुअली में यहां पर रस्वई दीर्घई वाला लोचा है, तो अभिगम इस तरह से लिखा जाएगा, अभिगम। ये होगा करेक्ट वाला यहां पर, अभिगम। नेक्स्ट देखो बच्चों, यहां पर क्या है? जहोजलाली, दिलगिरी, स्वेच्छा अने व्यक्तित्व। व्यक्तित्व इस तरह से नहीं लिखा जाता है, व्यक्तित्व इस तरह से लिखा जाएगा, व्यक्तित्व। ठीक है, व्यक्तित्व। चलो, नेक्स्ट सेवेंथ नंबर में साहित्य, प्रदर्शन और स्मृति, साथ में प्रामाणिक दिया है, तो प्रामाणिक ऐसे नहीं होगा भाई, यहां पर होगा प्रामाणिक, इस तरह से लिखा जाएगा ये। नेक्स्ट देखो आगे, तो 8 नंबर यहां पर शक्ति, दिलगीर, स्वेच्छा और राजदेव। तो दिलगीर जो है वो करेक्ट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। दिलगीर कैसे लिखा जाएगा? इस तरह से, दिलगीरा। तो ये हो जाते हैं भाई खोटी जोड़नी वाले शब्द। चलिए बढ़ते हैं सीधा लास्ट टॉपिक के ऊपर, और यहां इसी के साथ सेक्शन सी हमारा 20 मार्क का कंप्लीट हो जाएगा। ये है लास्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। हमने 31 से यहां पर स्टार्टिंग की हुई थी। चलिए, अब क्या बोला हुआ इस टॉपिक में? નીચેના કહેવત એટલે કે જોડકામાંથી સમાન અર્થવાળું જોડકું શોધો। 4 अलग अलग કહેવત दी है, 4 में से कोई एक ही सही है, बाकी 3 रॉन्ग है। पढ़ना पड़ेगा इस वजह से ज्यादा। जैसे यहां पर करेक्ट वाला है ऑप्शन नंबर बी, अधूरो घड़ो छलकाए घणो। दैट मीन्स खाली चणो वागे घणो। मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब होता है कि नॉलेज 0 हो, नॉलेज ना के बराबर है, नॉलेज कम हो, पर इंसान भाई इस तरह से अपनी चीजों को प्रदर्शित करता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा नॉलेज है,
ठीक है। एक्चुअली में सिर्फ बातों से काम नहीं चलता है, काम करके दिखाना पड़ता है। सेकंड क्या है यहां पर कि भाई करेक्ट आंसर अपना बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बाकी 3 गलत है यहाँ पे। तरत दाननी महापुण्य, मतलब धर्म ना काम में ढील नहीं। तुम कोई भी काम करो ऑन द स्पॉट होना चाहिए, ऑन द स्पॉट काम करने में ही जो है वो रिजल्ट मिलता है। डिले करने का कोई रिजल्ट नहीं है। अपने पास टाइम है 7 तारीख के बीच का, तो अगर ऑन द स्पॉट तैयारी करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज भाई देश जो है वो हमारे यहाँ पर ऐसे ही क्विकली पास होते जाएंगे। देन थर्ड नंबर, नीचे ना कहवत जुड़का माती समान अर्थ वालों जुड़को शोधो, क्या है भाई इसके अंदर भाई करेक्ट आंसर अपना मिलता हुआ ऑप्शन नंबर ए, गाजिया मेघ वर्षे नहीं, मतलब भस्ता कुतरा करड़े नहीं। जो लोग बोलते हैं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उनसे कुछ नहीं होने वाला है, बरोबर। इसके लिए एक और कहावत है बरोबर हिंदी के अंदर कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। देन आफ्टर फोर्थ नंबर देखते हैं यहां पर क्या है भाई कि करेक्ट वाला ऑप्शन ए है कि भाई जेवू करो तेवू पामो, दैट मीन्स खाडो खोदे ते पड़े। जैसा हम करेंगे वैसा आज नहीं तो कल, बराबर। जो हमने कर्म किया वो कर्म के हिसाब से हमें रिजल्ट, हमारा परिणाम मिलने ही वाला है। फिर आगे क्या हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, चढ़के इटलू सोनू नहीं, उजड़ू इटलू दूध नहीं। जो ऐसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है एक्चुअल में। देन उसके बाद ऑप्शन नंबर ए, झाझा हाथ रड़ियामना। झाझा हाथ रड़ियामना का मतलब ये होता है कि झाझी कीड़ी सांपने ताने, सांपने ताने मतलब बहुत ज्यादा चींटियां अगर होंगी तो वो सांप को भी उठा के ले जा सकती है। एक साथ अगर हम मिलके काम करते हैं तो वो काम इजीली हो सकता है। झाझा हाथ रड़ियामना। उसके बाद में सातवां देखो, करणी तेवी भरणी, सेम जैसा हमने ऊपर देखा भाई, करशो तेवू 500, जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें रिजल्ट मिलने वाला है। एंड द लास्ट वन बरोबर, एक हाथे ताड़ी ना पड़े का मतलब भी होता है झाझा हाथ रड़ियामना, बरोबर। कोई भी इंसान अकेला कोई काम करना चाहे तो वो काम नहीं हो सकता है, मैनेजमेंट में विद ग्रुप जो है वो काम होता है। तो इस तरह से ये कहवत वाले जुड़ के भी खत्म हो जाते हैं। और इसी के साथ में ये हमारा पूरा का पूरा व्याकरण सेशन जो है ये हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। और सो कि अगर पूरा लेक्चर आपने यहाँ पर अटेंड किया होगा तो आई एम डैम श्योर कि आपको कोई भी यहाँ इन फ्यूचर आने वाली 7 मार्च 2026 की एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं होने वाली है। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी तरह के डाउट्स लगते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम पेजेस पड़े हुए हैं, मेरा पर्सनल पेज, एकेडमी का पेज, दोनों ही पेजेस पड़े हुए हैं। वहां पर भी आपकी क्वेरीज जो है वो आप सॉल्व करवा सकते हैं। और राइटिंग सेक्शन के टॉपिक में और क्वेश्चन आंसर के टॉपिक में अगेन हमें मिलना है। अभी साथ हमारा लंबा है 7 मार्च तक। तो उसके लिए करना क्या होगा भाई, कोई फीस तो पे करनी नहीं है, बट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। बगल में दिए बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रखना होगा ताकि इन फ्यूचर जो भी नई वीडियोस अपलोड होते हैं, चाहे वो गुजराती से रिलेटेड हैं, स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड हैं या फिर एसपीसीसी या अकाउंट से रिलेटेड वीडियोस हैं, वो सबसे पहले आपको मिलते रहे। बस तो फ्रेंड्स फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखा जाए। मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ में एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।